फुरकान भाई, सबसे जबरदस्त। पहले बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिजी टाइम से टाइम निकाला, अपने बिजी स्केड्यूल से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अ, फुरकान भाई, हमने कई बार डिस्कशन किया, बट आई वांट टू स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। आप बताएं कि अभी डे जॉब आप कर रहे हैं या फुल टाइम आप अपना ही कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन और जो इन्वेस्टमेंट का नहीं करते नहीं, हैं? हाँ, थैंक यू खिजर भाई। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ ही होगी आपकी तरफ से कि जस्ट अ वीक बैक आई हैव लेफ्ट द जॉब और आई विल बी डूइंग इन्वेस्ट कार फुल टाइम नाउ। सो मैंने अभी तक अपनी, शायद मेरी कम्युनिटी वालों को भी नहीं पता है अभी तक, बट आई विल बी डूइंग इट फुल टाइम एंड इट हैज़ बीन लाइक प्रॉब्ली अ वीक। थर्सडे को आई जस्ट लेफ्ट इट और जो कश्ती है ना वो दे के आ गया। मैंने कहा अब आप संभालें अपनी कश्ती, हम जो है ना वो किसी और जर्नी पे निकल गए हैं। मेरे ऐसे ही माइंड में आया कि आपसे मैं पूछता हूँ। मुझे इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। और दूसरा बताएं, फुरकान भाई, कि आपकी एक कम्युनिटी भी है। सो उस हम्म। कम्युनिटी का पर्पस क्या है? किस तरह के लोग हैं उसमें? किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं? आया कि फ्री है या उसमें कुछ हैं कंडीशंस या मोनेटाइजेशन है? सो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। जी 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 जी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो इन्वेस्टकार कम्युनिटी है ना, इसेंशियली एक चीज, इसका इसका नीड क्या है और ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अ, जब लोग इन्वेस्टिंग करने के लिए स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, तो दे रियलाइज के यार जितना भी वो कुछ सीख लें, प्रैक्टिस करने के टाइम पे ना थिंग्स आर डिफरेंट। इसी तरह दे फील के यार एक बार उन्होंने एक स्टॉक ले लिया ना, उसमें फिर कोई ना कोई न्यूज आ रही होती है, कोई रूमर्स होती हैं, कोई रिजल्ट होता है, कोई अपडेट्स होती हैं। एंड देन द पीपल जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, दे फील लाइक कि यार अब मैं किससे पूछूं, ये मुझे सवाल समझ में नहीं आ रहा है, मुगल का सी वाला लिस्ट हो रहा है, मैं क्या करूं। FFC PIA की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है? यू नो, दीज आर नॉट द थिंग्स जो कि आपको एक कोर्स के अंदर मिलता है। कोर्स के अंदर क्या होता है, एक सेट पैरामीटर होता है और हम उस सेट पैरामीटर्स के थ्रू गुजरते हैं। दैट इज गुड फॉर बेसिक नॉलेज। लेकिन जैसे आप बड़ा पैसा लगाने का सोचते हैं ना, यू वुड आइडियली वांट समवन, जैसे मैं अगर यूएस में पैसे लगाता हूं तो आई वुड वांट केयर मैं किसी बंदे से रोज के हिसाब से एक सवाल चैट पे डाल के पूछ लूं, ताकि वो मुझे जवाब दे दे और मेरी क्लैरिटी हो जाए। पेपैल में क्या हो रहा है, इंटेल में क्या हो रहा है, मुझे ये न्यूज मिली, आप बताएं क्या है। बिकॉज एक होता है रिजल्ट, एक होता है रिजल्ट का रिव्यू, फिर एक होता है दिन की चीजें जो कि हो रही होती हैं, हफ्ते में कोई कोई न्यूज आ गई, कोई खबर आ गई, कोई बड़ा इवेंट हो गया। पीपल नीड समवन टू टॉक, ठीक है, जो सीरियस इन्वेस्टर। सो फॉर दो सीरियस इन्वेस्टर्स हु डोंट हैव एनीथिंग इन द मार्केट, क्योंकि बेसिक तो आपका कवर होगा ही तभी आप इन्वेस्टर कम्युनिटी में आ सकते हैं। बट अगर आपका एक बार बेसिक कवर हो गया, अब आपके पास सवालात हैं, डेली बेसिस के ऊपर हो, वीकली बेसिस के ऊपर हो, तो यू कैन कम इन, यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन। हमारी कम्युनिटी इज पेड, और पेड के दो स्ट्रक्चर्स हैं। एक है चैट, जिस तरह मैंने आपको बताया, और दूसरा है रिकॉर्डेड वर्जन, रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ लेक्चर्स। तो हम लोग करते क्या है कम्युनिटी में, जैसे अगर मुझे आपको सिखाना है कि यार डिविडेंड इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू, या बेटर मैं आपको समझा। एक इन्वेस्टर है ना, खिजर भाई, सिर्फ चार चीजें होती हैं तो अपना स्टॉक बेचता है, अगर उसको बाकी सारी चीजें ठीक लग रही हैं। अब मैं आपको कैसे बताऊंगा। तो ऐसे ना बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज हैं, हर महीने का एक शॉर्ट कोर्स में निकालता हूँ। इसी तरह अगर आप कोई स्टॉक देखें, आपने कोर्स में तो कर लिया जो कर लिया था, बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से आपने देख लिया। अब आपको जेन्युइनली एक कंपनी को डेप्थ में देखना है, ऐसे देखना है जैसे एक रिसर्च एनालिस्ट देखता है। तो फिर मैं एक रिकॉर्ड करता हूँ स्टॉक पर्सपेक्टिव, दिस इज नॉट अ बाय कॉल, दिस इज नॉट अ सेल कॉल। मैं एक स्टॉक पर्सपेक्टिव रिकॉर्ड करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, टायर की कंपनी को देखना है ना तो ऐसे देखना, फर्टिलाइजर की कंपनी को देखना है तो ऐसे देखना, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये सीमेंट में रिस्क है, ये स्टील में रिस्क है। तो वो भी आपको मंथ में एक बार मिलती है। फिर AMA रिकॉर्डिंग होती है, जिस तरह अभी हम लाइव बैठे हैं, हम मंथ में एक बार आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं लाइव, वैसे चैट पे तो चल ही रहा होता है। एंड लास्टली एक मॉडल पोर्टफोलियो होता है, जो कि इट्स नॉट एन एडवाइजरी, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट टू एक्सप्लेन रिटेलर्स को कि आप एक आम सिंपल सा पोर्टफोलियो बगैर हिलाए यू कैन आउट परफॉर्म द मार्केट। द ओनली रीजन टू मेक दिस मॉडल पोर्टफोलियो इज टू मेक देम अंडरस्टैंड कि यार रोज रोज माल बेच के लेने की, रोज रोज न्यूज को सुन के बेकार डिसीजन लेने से बेहतर है आप एक पोर्टफोलियो को आप लेके बैठेंगे, you will outperform the market by buying 8 to 10 stocks and that is it। इन्हीं 8 से 10 स्टॉक्स को अगर आप सही से फॉलो कर पाए, इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो नहीं समझ में आ रही है, अपने सवाल पूछ लिए, आपको समझ में आ रही है, आपने उसके ऊपर एक्ट कर लिया, दैट इज इनफ फॉर इन्वेस्टिंग डिसीजन। जो टाइम बच गया ये आपके बच्चों का है,
आपके इनकम कमाने का है ताकि आप अपनी इनकम बढ़ा सकें और कंपाउंडिंग जल्दी तेजी से कर सकें, या आप अब इंजॉय करने का? बस इन्वेस्टिंग यहीं तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो मेनली है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो हमारे नेबर में हो रही है। लेकिन उससे पहले मैं मार्केट के बारे में आपका ओवरव्यू लेना चाहता हूँ कि इन्वेस्टर्स का मूड आपको किस तरह लग रहा है। हमने देखा है कि बजट से पहले थोड़ी सी वोलेटिलिटी थी, बट मार्केट ने उसको इतना को नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया, म्यूटेड सा रिस्पांस था, बट मार्केट ने रिकवर किया था। उसके बाद जब ये ईरान वाली सिचुएशन हुई है तो इनिशियली थोड़ी सी पैनिक हुई थी, बट फिर मार्केट ने एक रिकवरी ली है। सो आप ओवरऑल मार्केट को कैसा देखते हैं, और ये जो थोड़ी सी मार्केट में एक तरह की अभी मैच्योरिटी कह लें या जो भी, उसने इतना नेगेटिवली रिएक्ट अभी तक नहीं किया, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? ये मार्केट इन्वेस्टर्स का मूड आपको कैसे लग रहा है? हाँ खिजर भाई, ये ना पाकिस्तान का मसला नहीं है। मैं अभी आज ही यूएस का आर्टिकल पढ़ रहा था, वहां पे यूबीएस के हेड ऑफ रिसर्च ने आई थिंक लिखा हुआ था कि दे आर सरप्राइज्ड कि व्हाई मार्केट इज नॉट टेकिंग, यू आर नॉट बिल्डिंग एनी रिस्क। इधर मार्केट इज एक्सट्रीमली राइट कि कुछ नहीं होना है, या 8-10 दिनों में 15 दिनों में सारा मामला खत्म हो जाएगा, या मार्केट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप लोगों में से कोई नया इन्वेस्टर है यहाँ पे और सुन रहा है, तो मैं आपको उसको बताऊं, मार्केट में अगर आपको आउट परफॉर्म करना है ना, तो आपकी जंग मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के साथ ही होती है। इसका मतलब क्या है कहने का? इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई चीज पता है या आपको लगता है कि आपने एक सिनेरियो बना हुआ है एंड यू थिंक कि दिस इज गोइंग टू बी ट्रू, और मार्केट बिल्कुल दूसरे एंगल पे देख रही है, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि अगर आपकी वाली चीज ठीक हो गई जो आपने सोच समझ के दिमाग से बनाई है, then there is a high chance कि you will make much more money than the market. So starting off from this layer, कि सबसे पहले तो I never think कि market is thinking in this, क्या बोलते हैं उसको, market is always right. अगर market is always right, there is no point to do technical analysis, there is no point to do fundamental analysis. क्योंकि हम मार्केट के गैप्स के अंदर ही पैसे बना रहे होते हैं। हम कहते हैं मार्केट मिसप्राइस करती है, चीजों को गलत लेती है, और हम उसको प्राइस बेहतर कर सकते हैं, इसीलिए हम स्टॉक पिकिंग करते हैं। तो लेट्स बी वेरी क्लियर विद दैट। नाउ कमिंग बैक टू पाकिस्तान, हमारी मार्केट इस वक्त ये सोच के बैठी है, जो मुझे नजर आ रहा है, ये सोच के बैठी है कि यार इट्स गोना बी अ वेरी शॉर्ट टर्म थिंग। जो पूरी दुनिया की मार्केट सोच के बैठी है, पूरी दुनिया की मार्केट में बिल्कुल करेक्शन नहीं है। बाय द वे, इजराइल की मार्केट 2 days ago, 1 day ago, इट वाज अप 1%। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, पूरी मार्केट ये सोच के बैठी है, पूरी दुनिया की मार्केट कुछ भी नहीं होगा, सब सेटल हो जाए। तो हमारी मार्केट भी ये सोच के बैठी है। इसीलिए आपने देखा ऑयल प्राइसेस नीचे आ गए, जो कि पाकिस्तान पे बहुत बड़ा इंपैक्ट करेंगे अगर ऑयल प्राइसेस नीचे नहीं आते। तो ऑयल प्राइसेस नीचे आ गए, पाकिस्तान की मार्केट थोड़ी सी स्ट्रेंथ, वो क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ पकड़ रही है। मेच्योरिटी मैं इसको कहूंगा कि नहीं कहूंगा, मुझे बस ये लगता है कि मार्केट इज कंफर्टेबल राइट नाउ। द वर्ड आई विल यूज इज कंफर्टेबल। आई डोंट लाइक दिस वर्ड इन टर्म्स ऑफ कि मैं कभी भी मार्केट के साथ कंफर्टेबल नहीं होता हूं, कभी भी मार्केट गुलाटी मारती है, बट मार्केट इज कंफर्टेबल राइट। दे थिंक कि जो पाकिस्तान की स्टोरी है ना, विच इज इंटरेस्ट रेट में कट आएगा, पाकिस्तान में ग्रोथ कोई बहुत ज्यादा नहीं होगी, स्लोली एंड स्टेडीली ग्रोथ होगी। आहिस्ता आहिस्ता कंपनी विल स्टार्ट टू पिकअप अर्निंग्स, आहिस्ता आहिस्ता, एंड लास्ट एंड अबव ऑल 11% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो लोगों को आगे जाके लगता है कि 9 पे आ जाएगा, ये जो 6 का पी मल्टीपल है सस्ता है, इट शुड बी 8, 8.5 का पी मल्टीपल। तो लोग कह रहे हैं यार, अगर अगर 1,20,000 का इंडेक्स है और 6 का पी मल्टीपल है, उसको मल्टीप्लाई बाय 8 करते हैं तो 1,50,000, 1,55,000 का इंडेक्स बनता है। तो दे थिंक कि यार मार्केट शुड बी गोइंग देयर एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कल अनाउंस हुई, उसमें मार्केट, सेकेंडरी मार्केट ऑफ फिक्स्ड इनकम ने तो एक्सपेक्ट कर लिया था। 70 से 90 बिप्स नीचे आ चुकी थी यील्ड्स, बट आई थिंक आज वापस ऊपर चली गई होंगी। बट नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि स्टेट बैंक कट नहीं करेगा, बट स्टॉक मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग, फिक्स्ड इनकम वाली मार्केट वाज नॉट, तो आज उन्होंने कट नहीं किया। आई हैव अ फीलिंग, गिवन द इकोनॉमिक सिनेरियो, मुझे लगता है शायद इस बार मॉनेटरी पॉलिसी में कट नहीं हुआ, शायद अगली बार भी नहीं। दे वांट टू सी इट हैपनिंग, बिकॉज़ अभी मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो डाली थी। अभी मार्केट क्या सोच रही है पता है? ये है इन्फ्लेशन, ये है इंटरेस्ट रेट, सॉरी ये है इंटरेस्ट रेट, ये है इन्फ्लेशन। लोगों को लगता है कि ये इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे टुवर्ड्स द इन्फ्लेशन। अगर खुदा ना खास्ता ये प्रॉब्लम्स लंबी चलती रह गई, जो अभी किसी को नहीं लग रहा है कि लंबी चलेंगी, तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन पिक्स अप एंड इंटरेस्ट रेट यहीं खड़ा रहे। देन दैट्स गोना बी अ टाइम जब मार्केट में बहुत सारे लोग रीएडजस्ट करेंगे। क्योंकि अभी लोग सोच के बैठे हैं सीमेंट में तो ग्रोथ आई ही आई, स्टील में तो ग्रोथ आई ही आई, गाड़ियां तो इससे ज्यादा अगले साल और बिकेंगी। आई थिंक दैट्स गोना बी अ गुड चेक। तो रिवाइंड इट ऑल, मुझे लगता है अभी मार्केट के अंदर कोई ऐसा इश्यू नहीं है। जस्ट जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस पे अगर लोग नजर रख के बैठे ना, ऑयल प्राइसेस पे नजर रख के बैठे, दे विल हैव अ बेटर आइडिया कि मार्केट किस तरफ जाए।
फुरकान भाई, आपका व्यू क्या है अबाउट पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक्स? आपको लगता है कि रुपये में हो सकती है कोई डेप्रिसिएशन, या इंटरेस्ट रेट्स तो आपने कहा कि यहाँ ही रहेंगे, लेकिन नहीं, मुझे लगता है एक मॉनेटरी इन्फ्लेशन में पॉलिसी गो और अप? इंटरेस्ट रेट यहाँ रहेंगे। हाँ, नहीं 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 नहीं, खैर मैंने कहा कि मेरी एक्सपेक्टेशन पता है क्या है, कि अगर अगर ये इजराइल का मसला नहीं हुआ होता ना, तो एक्सपेक्टेशन वाज कि शायद इंटरेस्ट रेट एक आध % यहाँ से और घट सकते हैं, अगर गवर्नमेंट को मैक्रो इकोनॉमिकली चीजों को बहुत बलून नहीं कर देना है। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई इट अगेन। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी 12, 11 या 10, दैट इज द मैक्सिमम रेंज जहां पे इंटरेस्ट रेट को होना चाहिए। उसका रीजन यहाँ पे ये है कि इसके नीचे जो भी नंबर आता है ना, इवन आई विल से 10% का नंबर, ये लोगों के दिमाग में एक ऐसा साइकोलॉजिकल फैक्टर आता है कि पीपल स्टार्ट टू स्पेंड। व्हेन पीपल स्टार्ट टू स्पेंड, मैं जनरल पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान ए और पाकिस्तान बी की बात कर रहा हूँ, जो कि घर लेता है, गाड़ी लेता है, और सबसे ज्यादा डिमांड उन्हीं की तरफ से आती है। तो जब ये ऐसा कुछ होता है ना, तो एकदम से डिमांड आती है। एक तरफ से सोचें कि हम सोच के बैठे हैं ऑयल प्राइस रहेगा $70, हम सोच के बैठे हैं फूड की प्राइसेस इतनी रहेंगी, और एकदम से और इसके हिसाब से हम अपना बजट करंट अकाउंट सरप्लस बैलेंस करके बैठे, अचानक से आपको नजर आता है कि डिमांड पिकअप हो जाती है पाकिस्तान के अंदर, और एकदम से इंपोर्ट बढ़ के जो 5.5 अरब का 6 महीने का एवरेज बन रहा है 5.7 बिलियन का, ये बढ़ के हो जाता है ये 6.5 अरब का, 700-800 मिलियन सीधा हमारे हाथ से चला जाता है। दैट इज गोना बी अ प्रॉब्लम टू मेंटेन द बजट डेफिसिट। अगर यहां इश्यू आता है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट में मसला आता है, देन यू विल स्टार्ट टू सी के करेंसी में भी कुछ हो सकता है, और आगे जाके जो पूरी साइकिल चलती है इंटरेस्ट रेट वगैरह। अभी मेरी क्या उम्मीद है, अगर ईरान वगैरह का ये चक्कर नहीं हुआ होता, ईरान वर्सेस इसराइल का, तो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट की प्रोबेबली एक आध % की जगह नीचे आने की, और मार्केट में जगह थी मार्केट को री रेट करने। बट चूंकि ये हो गया है, तो ये जो पूरी रिकवरी है, हो सकता है 3 से 4 महीने का इंटरेस्ट रेट नीचे आना, और ऑयल प्राइसेस का ऊपर नीचे होना, जिसकी वजह से स्टेट बैंक डिसाइड करे कि मुझे इंटरेस्ट रेट नहीं हिलाना है, ये शायद 3 से 4 महीने डिले हो। मार्केट कहीं से भी महंगी नहीं लगती, किसी भी आप पर्सपेक्टिव से उठा के देखें तो, इन मल्टीपल्स के ऊपर, क्योंकि ना मुझे कोई रुपया डिप्रिसिएशन होता हुआ लग रहा है लंबा। हाँ, वंस अगेन, अगर ये सिनेरियो खराब होगा, देन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये 3% का इन्फ्लेशन, देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि ऑयल अगर $90 का हो जाता है, देन यू आर एक्सपेक्टिंग 10-11% का इन्फ्लेशन हो जाएगा। एंड इफ दैट हैपेंस, देन हमारा इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा। और ये जो पूरी पाकिस्तान की स्टोरी थी ना, मैंने वंस अगेन वीडियो में भी समझाया था, ये इंटरेस्ट रेट पुश की स्टोरी, इंटरेस्ट रेट हमारी वैल्यूएशन को ऊपर पुश कर रही है। अगर इंटरेस्ट रेट की स्टोरी चेंज हो जाती है, फिर मार्केट में बहुत ज्यादा शायद जगह ना हो। बट वंस अगेन, राइट नाउ, गिवन दिस वॉर सिनेरियो, कमेंट करना ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी, बिकॉज हम काफी ज्यादा वल्नरेबल हैं ऑयल शॉक से, इंटरनेशनल शॉक से, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो अभी मेरा ओपिनियन ये है कि अगले एक आध हफ्ते आप देखें क्या हो रहा है, और उसके बाद डिसाइड करें कि हम किस तरफ जा रहे हैं, बिकॉज इफ ग्लोबल पावर्स गेट इन्वॉल्व इन इट, देन सिचुएशन कैन टर्न बैड फ्रॉम हियर। बट वंस अगेन, ये जियोपॉलिटिक्स को एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल ही है। अच्छा, कमिंग टू जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, फुरकान भाई, आप किस तरह सिनेरियोज फॉर इन्वेस्टर्स बिल्ड करेंगे? क्योंकि अगर मैं अभी देखता हूं तो ट्रंप की जो ट्वीट्स हैं या बातें हैं, उससे थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ी सी और खराब होने जा रही लगती है। क्योंकि अगर ऑयल प्राइसेस या ये बंद होता है, ऑयल का जो भी रूट्स वगैरह है, उससे ऑयल स्ट्रेट ऑफ प्राइसेस हॉर्मुज ऊपर जाती हैं तो पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर वो जाएगा, शायद डॉलर रिजर्व्स पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। तो पे अगर सब हो हमारी जाएगा सर। हाँ, डेप्रिसिएशन होती है तो हमारे कुछ सेक्टर्स पे इम्पैक्ट आता है। अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं, फिर भी कुछ सेक्टर्स पे इम्पैक्ट आता है। मे बी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुए कुछ साइड में नेगेटिव। तो आप इन्वेस्टर्स के लिए क्या स्ट्रेटजीज बिल्ड करेंगे, या क्या मशवरा देंगे कि अभी हमें क्या करना चाहिए? खिजर भाई, मैं रिकमेंडेशन कुछ नहीं दूंगा, हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरे दिमाग में जो जो चीजें आती है ना, मैं आपके सामने खोल के रख देता हूँ। ये जो थॉट प्रोसेस है ना, कि ऑयल प्राइसेस, या लेट्स स्टार्ट ऑफ विद ऑयल प्राइसेस बढ़ जाती तो क्या होगा, हमको ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, हमारा करंट अकाउंट सरप्लस डेफिसिट में चला जाएगा, देन इन्फ्लेशन ऊपर आ जाएगा। जब इन्फ्लेशन ऊपर आ जाएगा, तो हमारा इंटरेस्ट रेट तो यहाँ नहीं खड़ा रह सकता ना, इन्फ्लेशन अगर बहुत तेजी से ऊपर आता है, डिपेंडिंग ऑन कितना ऑयल प्राइस ऊपर जाती है, बट लेट्स अज्यूम 100 की हो जाए, तो हमारा इंटरेस्ट, फिर कोई भी सेक्टर आपको बेनिफिट नहीं करेगा। जब भी कोई मुझसे पूछता है ना कि यार, आपने कभी देखा होगा, बैंकों का सबसे बड़ा नफा उस वक्त बनता है जब इंटरेस्ट रेट ऊपर होता है, बट जो वैल्यूएशन है ना बैंक्स को, वो सबसे कम उस वक्त मिलती है जब इंटरेस्ट रेट ऊपर होता है। मतलब नफा ज्यादा होता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट, लेकिन वैल्यूएशन कम होती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर कोई बड़ा शॉक आया, जिस तरह आपने ट्रंप की एग्जांपल दी, स्ट्रेट ऑफ हरमूज की एग्जांपल दी,
आप ऐसी कोई भी चीज उठा के देखें जहां पे ग्लोबल एस्केलेशन होती है कि अमेरिका आके फंसता है, कोई और कंट्री अगर बीच में आता है, चाहे वो टेक्निकली बीच में आए, वेपन्स देने ईरान के बीच में आए, वॉट एवर द थिंग इज, सिचुएशन अगर बुरी होती है ना, तो पाकिस्तान इज नॉट आउट ऑफ वुड्स येट। मैं वुड्स येट का मतलब क्या है कि यार अभी हमारे को इतने बड़े रिजर्व नहीं हुए हैं कि अगर हमारा $1 अरब का करंट अकाउंट सरप्लस जाया होना शुरू हो जाता है तो हमारे पास इतने रिजर्व होंगे कि हम उसको झोंक के ना अपनी इन्फ्लेशन को बचा लेंगे। दैट्स नॉट गोना हैपन। हमारी इन्फ्लेशन अगर ऊपर आएगी, इंटरेस्ट रेट ऊपर आएंगे, मार्केट में शायद कोई बहुत ज्यादा चीजें आपको अच्छी ना लगे। मतलब कि ये वही 2018-19 वाला सिचुएशन हो सकती है कि ऑयल प्राइसेस ऊपर गए और फिर चाहे किसी की अर्निंग्स बढ़ रही हो या किसी की अर्निंग्स घट रही, सबको नुकसान होगा अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर गए तो। वो सिनेरियो पता है क्या होता है? जब कभी कभी ऑयल को फर्क पड़ा होता है, जब ऑयल बीच में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने लो 60 का देखा, अभी हमने 80 का टॉप पे, 75 के करीब ऑयल रहता है, जिसमें पाकिस्तान के हालात बहुत खराब नहीं होते, लेकिन ऑयल प्राइसेस का इंपैक्ट इन कंपनीज के प्रॉफिट पे आके गिरता है। देन यू कैन से कि हाँ थोड़ी सी सेक्टर स्विचिंग होगी कि यार अब इंटरेस्ट रेट इतनी तेजी से नीचे नहीं आ रहे तो सीमेंट रखने की पोर्टफोलियो में क्या जरूरत है। जब इन हालात में जब इंटरेस्ट रेट 11% थे, इन्फ्लेशन 3% था, तब हमारी जीडीपी की ग्रोथ हमें 4% की लग रही थी। तो यहां से अगर एक आध परसेंट, बहुत ज्यादा नहीं, एक आध परसेंट इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाता है और ये जो नीचे आने की स्टोरी खत्म हो जाती है, फिर पता नहीं किसको अच्छा लगेगा, सीमेंट और स्टील। दिस इज हाउ यू शुड। इसी तरह अगर रुपया डिप्रिशिएशन होती है तो फार्मा की स्टोरी जो चली थी, फार्मा को भी दो बेनिफिट हो रहे हैं ना। एक तो ये कि रुपया डिप्रिसिएशन रुक गई, दूसरा गवर्नमेंट ने कहा कि तुम प्राइस बढ़ा सकते हो जितना चाहे। सो नाउ रुपी डिप्रिसिएशन भी होगी, ऑल्दो अच्छी बात यह है कि नाउ दे कैन रेज द प्राइसेस, बट स्टिल रुपया डिप्रिसिएशन होगा, आहिस्ता आहिस्ता प्राइस इंक्रीज होगा। तो जिन लोगों को लग रहा है कि यहां से भी मार्जिन ऊपर जाएंगे, अगले साल इससे बेहतर होगा, उसका अगला साल उससे बेहतर होगा, उसका अगला साल उससे बेहतर होगा, उसमें डैम पा। सो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद यह है कि जब भी आप पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, आप सऊदीया के अगर इन्वेस्टर्स हैं ना, लेट्स से आपके यहाँ पे लोग बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बाहर से आते हैं, आपको इतना ज्यादा टेंशन नहीं होती ऑयल प्राइसेस की। प्रोबेबली आप लोग तो रिजुविनेट करते हैं ऑयल प्राइसेस, क्योंकि ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका बजट सरप्लस हो जाता है और जो भी सऊदी अरब का होता है। पाकिस्तान इज वेरी वल्नरेबल टू ऑल दीज शॉक्स। अभी तक पाकिस्तान के लिए दोनों चीजें ठीक हुई, कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे आई हैं और पाकिस्तान को आईएमएफ का डेट भी मिल गया। मुझे आईएमएफ के डेट पे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, मुझे लगता है आईएमएफ का डेट मिलेगा, बट हम उसी सिनेरियो में खर्च कर सकते हैं जितना आईएमएफ के पास अवेलेबल है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस थोड़े तेजी से ऊपर जा रहे हैं, थोड़ी तेजी से मतलब रेमिटेंसेस ऊपर ही है, ट्रेजेक्ट्री ऊपर है, बहुत ज्यादा तेज नहीं है, ठीक है, अच्छा है। एक्सपोर्ट नहीं जा रहा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू इज, जो भी सिनेरियो आप बनाएं, पाकिस्तान इज अ वेरी वल्नरेबल स्टेट राइट। हमारी रिकवरी बहुत स्ट्रांग है, हम बहुत अच्छा आगे जा सकते हैं, लेकिन ग्लोबल शॉक्स कैन टर्न इट अराउंड। और अगर ग्लोबल शॉक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑयल प्राइस, तब अगर बहुत तेजी से ऑयल प्राइस चली जाए, एक लाइन के अंदर मैं आपको बताऊं, तो मैं ऑयल ऑयल में भी शायद इन्वेस्टर ना। मैं ये बोलूंगा कि यार इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर जा रहे हैं ना, तो मार्केट की स्टोरी इज ऑफ फॉर द टाइम। जब चीजें नीचे आएंगी तब आई बी इन्वेस्टिंग इन इट। बट आई थिंक हमारा सिक्लिकलिटी, अगर खुदा ना खास्ता कुछ बहुत बुरी हालत होती है, तो हमारी वल्नरेबिलिटी की वजह से हम वापस उस सिक्लिकल नेचर में जा सकते हैं। फुरकान भाई हमारे हाँ ऑप्शंस वगैरह तो है नहीं कि लोग ट्रेड करके हेज कर लें। तो आपके ख्याल में कौन से एसेट्स ऐसे हैं जो कि हम हेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर वॉर की सिचुएशन हो जाती है या मार्केट अच्छी नहीं होती या इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट्स ऊपर थोड़ा सा होते हैं। सो इज गोल्ड गुड हेज या क्या आप यहाँ पे गोल्ड एडवाइस इज करेंगे? ऑलवेज अ गुड एज। पाकिस्तान के अंदर गोल्ड इज ऑलवेज अ गुड एज। अगर आप कोई भी हिस्टोरिकल नंबर उठा के देख लें, गोल्ड इज अ गुड एज। बट क्योंकि मार्केट चेंज होगी तो मुझे नहीं, इस तरह ना गोल्ड का मसला क्या है पता है किशन भाई, कि जैसे अगर आपका 10 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है ना, शायद आप 10 करोड़ रुपए के 10 करोड़ रुपए का जो है ना आप गोल्ड नहीं लेंगे। मैंने पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं देखा है कि स्टॉक मार्केट से सीधा पैसे निकाले। इसका एक और प्रॉब्लम होता है, मैं अपने पास लिख लेता हूँ तो दैट मुझे याद रहे कि जब ऐसे हालात हो रहे होते हैं ना, तो हमारे पास ऐसे स्टॉक्स पड़े होते हैं जो कि लेते ही नुकसान में चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे जरा स्मॉल स्टॉक्स लिख लूँ, आप भी मुझे याद दिलाइएगा कि ऐसी स्ट्रैटेजी में क्या करना है। तो मैंने आज तक नहीं देखा है कि कोई जो है ना सीधा सीधा स्टॉक मार्केट को बेच के सीधा गोल्ड में चला जाए, बट दैट कैन बी अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। उसके अलावा आप लेट्स से यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट, देन आप सेक्टर स्विचिंग जरूर करेंगे। इफ यू आर टू मच इनटू सिक्लिकल, देन यू माइट वांट टू मूव अवे फ्रॉम देम। इफ यू आर टू मच इनटू सेक्टर्स जिनको रुपया स्टेबल रहने से बेनिफिट मिलता है, यानी जीडीपी ग्रोथ से बेनिफिट मिलता है, जैसे ऑटोज की कंपनीज हो जाती हैं, सीमेंट होता है, स्टील होता है, दोनों किस्म के स्टील होते हैं, ग्लास सेक्टर होता है जो कि ग्रो करता है, व्हेन द जीडीपी इज ग्रोइंग, देन यू विल सी कि यार यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं।
लेकिन अभी इस वक्त बाजार के अंदर पता है क्या बिल्ट इन है कि यार इंटरेस्ट रेट तो नीचे आया ही आया, फाइनेंस कॉस्ट कंपनीज की नीचे आई ही आई। तो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू इज कि वन सिनेरियो कैन चेंज द एंटायर पर्सपेक्टिव, बट आई डोंट वांट टू बी टू क्या कहते हैं उसको, बेयरर ऑफ द बैड न्यूज। आई डोंट वांट टू बी टू मच कि यार मैं कह रहा हूं कि मंदी हो जाएगी। आई एम जस्ट सेइंग कि कीप योर आईज ओपन एंड देयर कैन बी अ बाइनरी सिचुएशन। अगर खुदा ना खास्ता बहुत तेजी से ऑयल ऊपर जाता है और हमारे हालात मतलब कि हमारे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो हो सकता है कि मार्केट जरा डिप अच्छी ले, लेकिन हो सकता है 15 दिन में ठीक हो जाए। तो जो हमारी पुरानी स्टोरी थी ना कि मार्केट सस्ती है, मार्केट में वही सिक्लिकल स्टॉक्स के अंदर जहां पे इंटरेस्ट रेट नीचे आने पे बेनिफिट होता है, वो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स जहां पे वैल्यूएशन है वो आपको अच्छा मिल सकता है। मैं एक चीज बोलता चलूं यहाँ पे कि ऐसे हालात में जब हमें दिख रहा होता है ना कि स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, हमें छोटे स्टॉक्स में बहुत लाइन आ रही है। लाइन का मतलब क्या होता है कि यार ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। पेंट की कंपनी से लेकर छोटी छोटी कंपनी जो हमने शायद नहीं सुना होंगी। यूजुअली हम हालात में जब बुरे हालात होते तो हम ईफर्ड एफएफसी के आगे नहीं निकलते हैं, लेकिन जब अच्छे हालात होते तो हम ईफर्ड एफएफसी में जाते ही नहीं, हम कहीं और ही चले जाते हैं। सो प्लीज उन स्टॉक से अगर आपको उनकी समझ नहीं है ना, तो एटलीस्ट इस टाइम के ऊपर उनसे थोड़ा दूर रहे। क्या होगा, जैसे कोई 100 रुपए की चीज थी, 95 रुपए की भी हो गई है, या 100 रुपए की खड़ी है, आपको लगता है 150 रुपए की हो जाएगी। हो सकता है एक महीने के बाद, एक 15 दिन के बाद, एक महीने के बाद हालात ठीक हो जाए, आप उसको 110 पे ले लीजिए, 115 पे ले लीजिए। लेकिन उन स्टॉक्स के अंदर ना झूले बहुत लंबे होते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि राइट नाउ इफ एनीथिंग यू कैन डू इज ऑलवेज गो एंड चेक योर स्टॉक्स कि आपके पास क्या है। क्या वो इकोनॉमी हैवी स्टॉक्स तो नहीं है? क्या वो फर्क ऐसा तो नहीं हो जाएगा मैं पूरी स्टोरी मेरी उल्टी हो जाए? अगर नहीं है, बैलेंस पोर्टफोलियो है, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। बट छोटे स्टॉक्स जो कि लाइन वाले स्टॉक्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, उनको प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा, बिकॉज ये टाइम थोड़ा सा उनके लिए रिस्की हो सकता है, और वो इलिक्विड भी होते हैं बाय द वे। अ, ये मैंने देखा है कि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर हैं वो ये स्टॉक्स बहुत पसंद करते हैं, शायद उसमें हाँ, मूवमेंट ज्यादा वोलेटिलिटी होती है ना। ज़्यादा होती है, मूवमेंट ज़्यादा होती है। अभी मेरा ख्याल है मैं कल परसों सुन रहा था दोस्तों से कि कचरा चल रहा है आजकल। सो आपकी बात ठीक है। अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना मार्केट में या जो अभी तक गेस्ट आए हैं, तो एनर्जी स्टॉक्स को पसंद कर रहे हैं जो एनर्जी चेन में हैं। उसके अलावा बैंक्स को पसंद कर रहे थे। उसके अलावा फर्टिलाइज़र इज़ एवरग्रीन सेक्टर। कुछ जो एनालिस्ट थे या लोग हैं वो टेक वगैरह में, चूंकि सिस्टम ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं दिखाई, बट फिर भी वो पसंद करते हैं। तो आपका व्यू क्या है अभी और आने वाले दिनों में? किस तरह के आप समझते हैं कि थोड़ी सी स्विचिंग कर लेनी चाहिए, या इस तरह की गिवन सिचुएशन में इस तरह के सेक्टर्स में जाना चाहिए? मुझे लगता है कि अब फिर वन सेकेंड, अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ ईरान पाकिस्तान का, ईरान इजराइल का कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, ठीक है। क्योंकि जब तक मैं बेस एक सिनेरियो सेलेक्ट नहीं कर लूंगा ना, सारी चीजें फर्क हो जाएंगी। सिनेरियो 2 पे हम लोग चले गए, चीजें फर्क हो जाएंगी। सिनेरियो 3 पे चले गए, शायद कुछ भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लेट्स अज्यूम कि सिनेरियो 1 के अंदर ना यू विल हैव अ बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, ठीक है। उसके अंदर इनकम साइड के ऊपर आपके पास फर्टिलाइजर जरूर होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, 15, 17, 18, 20%। मैं एक अच्छा बाय द वे किजर भाई, यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं, मैं उसके लिए बात नहीं कर रहा हूं जो कि एक स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाता है, जो कि जहां विंड होती है वहां चल पड़ता है। वो आइडियल मेरे लिए वो रिटेल इन्वेस्टर होता ही नहीं है, बिकॉज देन ही विल लूज अ लॉट ऑफ मनी व्हेन द साइकिल चेंज, एंड ही विल नॉट इवन रियलाइज, क्योंकि उसको बेचारे के पास इतनी नॉलेज ही नहीं होगी कि साइकिल चेंज हो गया। सो आई वुड सजेस्ट कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो रखें। हाँ, इस वक्त सिक्लिकल्स एंड स्टॉक्स जिनके अंदर अर्निंग्स ग्रोथ बिकॉज ऑफ इधर जीडीपी ग्रोथ, या फिर क्या कहते हैं उसको, पीकेआर डिप्रिसिएशन ना होने की वजह से ग्रोथ आ रही है। मुझे फार्मा सेक्टर अभी भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है अगर रुपया डिप्रिसिएशन नहीं होती है, अगर इसी तरह से हम लोग चलते रहते हैं, मुझे लगता है फार्मा सेक्टर शुड बी लुक्ड एट। फार्मा सेक्टर के अंदर बहुत पॉकेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, और जब चल नहीं रहा होता है तो लोग इग्नोर कर देते हैं, बट मुझे लगता है कि वो चलना चाहिए। सीमेंट वंस अगेन इट्स अ सिक्लिकल सेक्टर, इट्स अ डिसेंट सेक्टर, बट जो लास्ट झूले लगे हैं ना, क्योंकि अच्छा मेरी उम्मीद यह है कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान ग्रो कर नहीं सकता, ठीक है। मतलब पाकिस्तान के पास इतने डॉलर नहीं है कि हम पागलों की तरह ग्रो होना शुरू हो जाए। तो सीमेंट के डिस्पैचेस आहिस्ता 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 बढ़ेंगे। बट एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि सीमेंट की प्राइसेस काफी वॉलेटाइल हो गई। 1500 रुपए की बोरी होती थी, वो 1300 रुपए 1320 की हो गई थी, फिर वो 1430 की हो गई थी,
अब वो वापस 1300-1400 की हो गई है। ऐसा नजर आ रहा है कि यार या तो माल नहीं बिक रहा है क्योंकि समर के पीक पीरियड पे माल ना बिकना इज अ कंफ्यूजन, या तो फिर ये है कि यार अभी कोई आपस में कोई प्रॉब्लम वाला सीन है। सो आई वुड जस्ट प्रोबेबली स्टे अवे फ्रॉम। बट पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है कि स्टील के अंदर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के अंदर कुछ थोड़ा सा सीमेंट पॉकेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज के साथ फर्टिलाइजर सेक्टर शुड बी देयर, फार्मा सेक्टर शुड बी देयर। और मेरे पास क्या पॉकेट बैंक्स होने चाहिए आपके पास पोर्टफोलियो के अंदर। इस्लामिक बैंक्स के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है। यूबीएल इज डूइंग रियली वेल, मिजान इज डूइंग रियली वेल, फैसल इज डूइंग रियली वेल। सो आई थिंक एक बैलेंस पोर्टफोलियो आप लेके चलेंगे तो आई थिंक अगर इंडेक्स का किसी को रिटर्न लग रहा है ना 30%, तो मुझे लगता है ये बैलेंस पोर्टफोलियो के अंदर जिसमें थोड़ा सा आप अग्रेसिव हो गए हैं, थोड़ी से सीमेंट है, थोड़े से स्टील हैं, और एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो के अंदर आपके पैसे लगे हुए हैं लेकिन डिफेंस से आपको यील्ड आती जा रही है, तो आई विल स्टिल थिंक यू विल बी एबल टू मेक 30+ %। अगर इंडेक्स 20 दे रहा है तो आप उससे 4-5% ऊपर ही कर लेंगे। बट दिस इज हाउ आई सी इट। और मुझे वो मैं थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से सोचता हूँ खिजर भाई कि अभी ये सेक्टर अच्छा लग रहा है, अभी ये सेक्टर अच्छा लग रहा है, अभी ये सेक्टर अच्छा लग रहा है। अब पता नहीं सर, सेक्टर में चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देके मैं अभी सीमेंट और स्टील कितना अच्छा लग रहा है। आपको पता है गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगले 5 साल के अंदर आरडी खत्म हो जाएगी। आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड सेक्टर कौन सा है आरडीज की वजह से? स्टील सेक्टर है सर ये। तो अभी तो आरडीज के नंबर भी नहीं आए हमारे पास कि आरडीज कितनी कम की है इस बार। रॉ मटेरियल पे भी कम होगी और फाइनल प्रोडक्ट पे भी कम। तो क्या होगा नफे की हालत जब आरडीज लग के ये हालात हैं, तो जब आरडीज नहीं होंगी तो क्या हालात होंगे? सो आई एम जस्ट सेइंग कि यार सही है, सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, मैं उसको कहता हूँ थीमेटिकली तोड़। आपको एक ग्रोथ सेक्टर अच्छा लगता है जिसके अंदर सिक्लिकल अच्छा लगता है, लेट्स टेक इट 40%, 45%, 50% ऑफ द पोर्टफोलियो, क्योंकि आपको समझ है उसके अंदर। देन फाइंड पॉकेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये सीमेंट मुझे इसलिए अच्छा लगता है, सस्ता है, ये सीमेंट अच्छा है, ये सीमेंट अच्छा है, ये स्टील अच्छा है, ये स्टील अच्छा है। उसके बाद आपने कहा गाड़ियों के अंदर मुझे ये साजगार अच्छा लगे या मुझे इंडस मोटर अच्छा लगे, वॉट एवर दैट इज। बट थीमेटिक्स बनाए और फिर सेक्टर पे जाएं, बैलेंस लेके चले। चढ़ती हुई बाजार के अंदर 4-5% ऊपर कमाएं, घटती हुई बाजार के अंदर अपने आप को सेफ रखें और अगले 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें। दैट्स इट। फुरकान भाई, अभी आपने रिसेंटली एक पॉडकास्ट रिलीज किया है अबाउट ये जो हमारे हमसाए मुल्क में हो रहा है, ईरान और इसराइल के वार के बारे में। तो इसको समराइज करेंगे हमारे लिए, जो पूरी आपने डिस्कशन की है। ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो देखें पॉडकास्ट, बट हाउ वुड यू समराइज दैट डिस्कशन? समरी इसकी पता है क्या है कि मुझे ये एक्सप्लेन करना था कि यार इस वक्त मार्केट ये सोच के बैठी है कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त कुछ गलत नहीं हो सकता बिकॉज हम बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे। समझाने का इस पूरी वीडियो का मकसद था कि पाकिस्तान की जो जो पूरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग है ना, ये इंटरनली कम है, एक्सटर्नली ज्यादा है। यानी कि आईएमएफ का लोन दे देना, जिसकी वजह हमने उनकी चीजें मानना, फिर आईएमएफ का लोन दे देना, साथ साथ एनर्जी प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस, एवरीथिंग नीचे आना, ये सब नीचे आके बना के जो आपको सिनेरियो दिख रहा है ना, जब इन्फ्लेशन फिर पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने सपोर्ट प्राइसेस को खत्म कर दिया, जिसमें व्हीट एकदम नीचे चला गया, हमारी इन्फ्लेशन 1-8% पे पहुंच गई, जो शायद हमने हिस्ट्री में कभी नहीं देखी होगी। ऑल ऑफ दिस वी फील कि दिस इज न्यू नॉर्मल, दिस इज नॉट न्यू नॉर्मल। ठीक है, सक्सेसिव स्टेप्स हुए हैं पाकिस्तान के लिए जो कि हमारे लिए छत फाड़ के चले गए, मतलब हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल टाइम हमें देके चले। इसका कहीं भी ये मकसद नहीं है कि ये चीजें चेंज नहीं हो सकती। तो समझाने का मकसद ये था कि कोई एक चीज अगर इंटरनेशनली चेंज हुई, लेट्स से ऑयल प्राइसेस, लेट्स से फूड प्राइसेस, लेट्स से दुनिया के अंदर फूड प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े, दुनिया के अंदर कोई वॉर हो, वॉर प्रीमियम बहुत ऊपर से चल गया, अगर हमने ग्रोथ के लिए एकदम खोल दिया कि अब तो इंटरेस्ट रेट इतना नीचे है, जस्ट ग्रो करो, हम फिर फट जाएंगे। समझाने का मकसद ये था कि जब भी हम एक टोन में सोचते हैं ना, वो हमेशा गलत होता है। कभी भी एक टोन में नहीं सोचते। सोचते इस तरह है कि यार क्या क्या हुआ जिसकी वजह से ये तेजी हो रही है, और क्या क्या चीजें होती रहेंगी तो ये तेजी रहेगी। दैट वाज द एंटायर पर्सपेक्टिव। सो मैंने 3 सिनेरियोज बनाए। मैंने कहा एक चीज ये है कि अभी ईरान और इसराइल की वॉर तो हो गई, ऑयल ऊपर चला गया है, लेट्स से ऑयल स्टेज अप 70, 75, 80 फॉर सम टाइम। तो हो सकता है जो पाकिस्तान एकदम से एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि इंटरेस्ट रेट अगले 2 महीने में फिर कम हो जाएंगे, 9% पे हम लोग चले जाएंगे, वो शायद ना, वो सकता है 6 महीने स्टॉप हो जाए और फिर चले। तो वो लोग जो कि कह रहे हैं अगले मॉनेटरी पॉलिसी में तो इंटरेस्ट रेट घटा ही घटा, 6 का पी मल्टीपल तो कम है, हमें 8 का पी मल्टीपल लगाना चाहिए, उनके लिए शायद थोड़ा सा घबराहट हो जाए। वो सेक्टर्स, वो स्टॉक्स सेक्टर्स नहीं, स्टॉक्स वो लेके बैठ गए कि जिसके अंदर इतना बड़ा डेट था, इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज्यादा उनका फाइनेंस कॉस्ट था,
एक एक 2-2% पे काम करते थे, सोच के बैठे कि फाइनेंस कॉस्ट 9% पे कितनी होती है और इसकी तो स्टॉक डबल हो जाएगा यहाँ से, बिकॉज छोटे स्टॉक्स में जब मार्जिन कम होते हैं, जब एकदम से आपको फर्क पड़ता है ना इंटरेस्ट रेट का, तो एकदम से मार्जिन डबल हो जाता है। तो जब डबल हो गया आपके मार्जिन, तो आपने कहा यार तो स्टॉक डबल हो जाए। तो ऐसे स्टॉक्स में हो सकता है कि थोड़ी रोक लग जाए। पाकिस्तान की स्टोरी इज नॉट लॉस्ट, जो चीज 6 महीने में होनी थी वो शायद 8 महीने, या जो चीज 4 महीने में होनी थी वो 6-8। दूसरा सिनेरियो, मसला बढ़ जाता है, मसला बढ़ के ऑयल प्राइसेस स्टिकी रहती हैं ऊपर की तरफ, और काफी ज्यादा स्टिकी रहती है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ आ जाएगी, बिकॉज नो बडी इज एक्सपेक्टिंग कि इन्फ्लेशन 10% पे जा सके। अभी आप किसी भी एनालिस्ट की रिपोर्ट उठा के देखें, वो कहेंगे 5, 6, 7%, इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन किसी को नहीं लग रहा है, इसीलिए लोगों को लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू, इस सिनेरियो में मैंने आपको बताया था कि सिचुएशन खराब हुई, डू नॉट एक्सपेक्ट एन इंटरेस्ट रेट कट, भूल जाएं। जिस भी स्टोरी पे आप काम कर रहे थे ना, सीमेंट अच्छी लगती है, गाड़ी अच्छी लगती है, उधार मिलेगा, मोटरसाइकिल अच्छी लगती है, ये ऑफ है, ये स्टोरी आपके लिए ऑफ। तो नटशेल ये था कि मैं आपको ये समझा दूं कि जब भी तेजी होती है ना, उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। इंग्रेडिएंट समझ में आ गए ना, आप कॉन्फिडेंटली सिक्लिकल स्टॉक में 15% की करेक्शन भी आएगी ना, आप लेके बैठ सकते। लेकिन अगर आपकी स्टोरी ही कि वो है कि यार चल रहा था, रोज कैप लग रहे थे तो मैंने ले लिया, या रोज बढ़ता जा रहा था, मुझे किसी ने टिप दे दी थी तो मैंने ले लिया, और उसके बाद चीजें नीचे आ गई, हालात बुरे हो सकते। ऑडियंस में से जिसने भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज़ अपना हैंड रेज करें। नीचे आप देखेंगे इसकी स्क्रीन की बॉटम पे हाथ बना हुआ है, उस पर क्लिक करें, मैं आपको को होस्ट बनाऊंगा एंड देन यू कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद फुरकान भाई। फुरकान भाई, अभी मैं एक पढ़ रहा था आपके ही कुछ कमेंट्स। नॉर्मली तो लोग कहते हैं हरकत में बरकत होती है, लेकिन आप समझते हैं कि जब आप स्टॉक्स में होते हैं ना, तो शायद हरकत में, ज्यादा हरकत में थोड़ी बरकत होती है। सो इसको आप किस तरह एक्सप्लेन करते हैं? और एक आपकी पॉडकास्ट भी थी कि जो हमारे इन्वेस्टर्स 4-5 गलतियां करते हैं, सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दोस? सबसे पहले तो हमें लगता है कि जैसे हम नौकरी में हिलते जुलते हैं ना, तो वो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल हिलना जुलना चाहिए। स्टॉक मार्केट में मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि यार लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने की कोशिश करते हैं अर्जेंटली एंड इमीडिएट, और उसके लिए वो क्या कोशिश करते हैं कि यार जल्दी से जल्दी मैं इस स्टॉक से मूव होके उस स्टॉक में चला जाऊं, उस स्टॉक से मूव होके स्टॉक में आ जाऊं। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है, बिकॉज जैसे जैसे आप अपना क्वालिटी, अब कितने लोगों के पास ईफर्ट पड़ा होगा, सोचें कि कितने लोगों के पास डीसीआर पड़ा होगा इस वक्त, कितने लोगों के पास एफएससी पड़ा होगा इस वक्त। आई थिंक सो कि अगर किसी ने 60% ईफर्ट के पोर्टफोलियो पे आज से 3 साल पहले शुरू किया था, तो आज मुझे लगता है वो पावर सीमेंट के अंदर और बाकी सीमेंटों के अंदर और ऑटोज के अंदर, और जितनी छोटी छोटी गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, क्योंकि इस पे भी पूरा पर्सपेक्टिव हो सकता है, बट उसमें चलेंगे। बिकॉज हमें लगता है कि यार जो चीजें बढ़ रही है ना वो बहुत अच्छी है। मैं समझाता हूँ कि यार ओके, ये हरकत करनी है ना, 20% ऑफ द पोर्टफोलियो कर ले, प्लीज 80% ऑफ द पोर्टफोलियो को मत हिलाए, वरना फिर वही होगा, क्योंकि हमारी मार्केट इज एक्सट्रीमली वल्नरेबल एंड वॉलेटाइल। फिर वही होगा, फिर आप बोलेंगे यार अभी बाजार जरा सी चेंज हुई ना, मैं आपको बताऊंगा कि यार जैसे मैंने कोई वीडियो बनाई ना, उसके नीचे लोग आके लिख रहे होंगे यार स्टॉक मार्केट में तो पैसे नहीं बनते हैं, स्टॉक मार्केट, मैंने वर्ल्ड कॉल लिया था मर गया मैंने XYZ एयरलाइन खरीद ली थी मर गया मैंने तो ये सीमेंट खरीद लिया था मर गया मैं। क्यों गए आप उस स्टॉक के अंदर? यार एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं और उसको छोड़ दें। जितना आप उस पोर्टफोलियो के अंदर मंथली इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, अच्छा पोर्टफोलियो बनता रहेगा। और याद रखिएगा, कुछ भी हो, अच्छे स्टॉक्स विल आउट परफॉर्म बुरे स्टॉक्स एंड दे विल प्रोटेक्ट यू व्हेन द मार्केट इज कमिंग डाउन। इन एनी केस आई वुड प्रेफर लकी सीमेंट ओवर एनी स्मॉल सीमेंट। डजंट मैटर कि मुझे लग रहा है कि वो सीमेंट 50% का रिटर्न देगा और लकी 25% का रिटर्न, आई विल चूज दैट 25% का रिटर्न ओवर दैट 50%। इफ यू हैव 10% ऑफ सीमेंट एलोकेशन, 7% लकी कर ले, 3% में जो खेलना है खेल उसके साथ। बाकी जो मैं इन्वेस्टर की बात करता हूँ कि यार क्या 4 तरीके हैं, तो अगर आपको साइकिल चलते हुए आपके फेवर में लग रही है ना, देन बेट ऑन इट, इन द सेंस के जब तक आपको कोई वैल्यूएशन में चेंज नजर नहीं आया ना, आपको एक ऑटो अच्छा लगता है, दूसरा ऑटो अच्छा लगता है, दोनों की ग्रोथ की पेस सेम है, और आपको लगता है एक वाला ओवर वैल्यू हो गया जरा सा, देन यू कैन ओनली सेल द स्टॉक। तो एक पूरा एक कोर्स बनाया हुआ था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि यार यहाँ पे लोग गलतियां करते हैं कि दे ट्राई टू, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लकी लिया, लकी में 50% बच गए, लेकिन आपको नजर आया कि यार अब मैं जो है ना एक काम करता हूँ, चिराज ले लेता हूँ या मैं फौजी सीमेंट ले लेता हूँ, उसका डेट ज्यादा है, ज्यादा पैसे बचे, आपने 50% उसमें कमाए, फिर आप फौजी सीमेंट, अब बढ़ता जा रहा है, दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं, लकी थोड़ा कम बढ़ा है, फौजी सीमेंट थोड़ा और तेजी से बढ़ा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा, अब आपने कहा मैं थर्ड लेयर ऑफ सीमेंट, पावर सीमेंट, जिसका बहुत ज्यादा डेट है वो मिल लेता हूं। इससे होता क्या है कि एज यू गो इन द तेजी ना,
आपकी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स खराब होते रहते हैं। जब आपकी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स खराब होते हैं तो होता क्या है, खुदा ना खास्ता जब मार्केट टर्न होती है तो हमारी आदत क्या होती है, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स की आदत क्या होती है कि पहले 20% पे तो हम बेचते हैं। हमें लगता है पहले 20% पे तो कुछ भी नहीं, अभी वापस आ जाएगा, अभी वापस आ जाएगा। आपको याद होगा जब बाजार 50,000 लास्ट टाइम गई थी और फिर 53 हुई थी, फिर 50 हुई थी, फिर 51-52 हुई थी, कुछ 6 महीने या 4 महीने वहां घूमती रही। तो हमें तो ऐसा लग रहा था कि यार ये स्टॉक्स अभी जो लेके बैठे ना होती, और फिर जब बाजार नीचे आना शुरू हुई तो ये जो पावर वाले टाइप के स्टॉक्स होंगे ना, उसके अंदर आपको नुकसान भी ज्यादा। अगर लकी बड़ा है, डबल हुआ है या 3 गुना हुआ है, 4 गुना हुआ है, तो लकी प्रॉब्ली वहां से हाफ हो सकता है। बट ये जो स्टॉक्स है ना जो कि बहुत छोटे हैं, जिनका सर पैर नहीं है, मैं तो ऐसे ऐसे सीमेंट लेके बैठा हूं जिसमें आपको यकीन नहीं करेंगे, जिसकी जो कभी जिंदगी में नहीं चल सकते लेकिन वो चल रहे हैं। और वो चल इसलिए रहे कि लोगों को लगता है कि यार और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं, और नीचे, जो बंद है ना कंपनी उसको भी खरीद। सो दीज आर अ फ्यू मिस्टेक्स आई कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इन माय कम्युनिटी। बट वंस अगेन, एक बार अगर कोई सुन रहा है और समझना चाहता है तो मैं इसको कहूंगा भाई बैलेंस। या तो ये सोचें कि यार मैं 10 साल के लिए आया हूं, या तो ये, अगर 10 साल के लिए आप नहीं आए ना तो जितना अग्रेशन ले सकते हैं लें, और जैसे साइकिल चेंज हो जाए ना छोड़ के भागें। फिर फंडामेंटल्स के बारे में मत सोचिएगा। अगर आपको जब तक बाजार की तेजी लग रही है आप रहें और फिर भागें। अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते आए ना तो मैं आपको एक चीज गारंटी देके बताता हूँ, और मैं अपनी एग्जाम्पल से बताता हूँ। जब मेरी जिंदगी की पहली साइकिल थी, उसमें मैंने जितना पैसा बनाया उससे कुछ 3 गुना पैसा मैंने अपनी जिंदगी की दूसरी साइकिल में। और मेरी जिंदगी की तीसरी साइकिल के अंदर, वैसे तो लोगों को पता नहीं कितने टाइम लग जाते हैं 3 साइकिल देखने में, हम पाकिस्तान में हम बहुत लकी हैं, हर बार साइकिल मिल जाती है। उससे ज्यादा पैसा, प्रॉब्ली 2-3 गुना पैसा मैंने ये जो रिसेंट साइकिल है उसको बनाया। क्यों बनाया? बिकॉज जैसे जैसे आपको समझ आती रहती है ना चीजों की, और आपके पास पैसा बचा होता है, तभी आप पैसे बना सकते हैं। अगर आप आए हैं और आपने पैसा बनाया है, लेकिन आप जो पैसा लेके आए थे वो भी चला गया है, लेवरेज वगैरह पे चले गए, तो अगली तेजी को जितना भी नॉलेज आपके पास आ जाए, पैसा ही नहीं होगा तो करेंगे क्या यार। सो वंस अगेन, बैलेंस्ड, कभी भी ना इधर ना उधर। दैट्स हाउ आई वांट टू कंक्लूड इट। फुरकान भाई, आप कैसे स्टॉक्स को चूज करते हैं? आपकी 2 पॉडकास्ट मैंने देखी थी। एक थी कि हाउ यू चूज स्टॉक्स, उसमें 3 बेस्ट आपने मेथड्स बताए थे। उसके अलावा एक और आपकी पॉडकास्ट थी 7 लेसन्स फ्रॉम वॉरेन बुफे फॉर पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स। सो इन दोनों को आप किस तरह समराइज करेंगे हमारे लिए? अगर मैं ये बताऊं ना कि मैं कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूं, तो मैं हमेशा टॉप डाउन चलता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं देखता हूं इकोनॉमी में क्या हो रहा है, और इकोनॉमी में क्या कुछ कितना कुछ हो सकता है। ठीक है, मैंने अपना ओपिनियन बना लिया कि फुरकान, ये जो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आज से 1.25 साल पहले मैंने $1 पे वीडियो बनाई थी अपनी कम्युनिटी वालों के लिए, जिसमें मैंने कहा था यार मुझे ऐसा लग रहा है, गिवन द सिचुएशन, पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, पाकिस्तान में साइकिल आते रहते हैं, मुझे लगता है कि ये 20-22% का इंटरेस्ट रेट, और मुझे लग रहा है ये 30% की इन्फ्लेशन अभी भी रिकॉर्डेड पड़ी है वहां पे। मुझे नहीं लगता कि ये रहेगी, ये रहेगा। पाकिस्तान का साइकिल चेंज हो गया है, और यू नीड टू थिंक, उस वक्त ना कोई सीमेंट को देखता था, ना कोई स्टील को देखता था, ना कोई। तो मेरी पूरी फोकस पता है क्या होती है, कि जब मार्केट सोच रही है ना, उससे पहले मैं सोचूं। उसके लिए मेरा प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले टॉप डाउन। पाकिस्तान में टॉप को नहीं समझा, आप कुछ नहीं कर सकते। टॉप को समझे। ये जो पूरी वीडियो मैंने बनाई है ना, ये इसलिए बनाई थी कि टॉप समझे, व्हाट आर द रॉ मटेरियल जिसकी वजह से इन्फ्लेशन नीचे आया, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट नीचे आया। अगर आपको लगता है कि यार ये इंटरेस्ट रेट वापस ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, यू नीड टू हैव जीरो सिक्लिकल्स इन योर पोर्टफोलियो, नो मैटर व्हाट पीपल से। तो सबसे पहले टॉप डाउन, उसके बाद फिर मैं एलोकेशन करता हूं। मैं एलोकेशन ही करके देखता हूं कि यार फॉर एग्जांपल फुरकान, अच्छा मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाता हूं और आम आदमी को कैसे बनाना चाहिए, मैं आपको खुला खुला बता देता हूं, दोनों में बहुत difference है। मैं प्योर वेल्थ जनरेशन के उससे बना पोर्टफोलियो। ठीक है, मुझे, अगर, क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया 16-17 साल का, कि मेरे पास 4 स्टॉक्स है ना, और मुझे समझ है ना उन 4 स्टॉक्स की, मेरे लिए काफी है। बट मैं एक आम रिटेल इन्वेस्टर को नहीं बता, ठीक है, आप ये कर सकते हैं, आप 10-12-10%, 8 स्टॉक से 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना के रखें, ताकि आपकी गलती होने की चांसेस कम। मेरी गलती होगी क्योंकि मैंने पैसा भी बना लिया है, मैंने स्टॉक मार्केट में इतना कुछ देख लिया है कि मेरा जब नुकसान होगा तो मैं बर्दाश्त करने के काबिल। बट एक पाकिस्तान के अंदर जो आम आदमी आ रहा है ना, वो नया नया आ रहा है, और उसको आते ही अगर नुकसान हो, वो 3 स्टॉक 2 स्टॉक वाले पोर्टफोलियो में पहुंच गया, मर जाए। ठीक है, सो अब मैं एक आम आदमी की बात कर, फिर मैं अपनी भी बताता हूं मैं किस तरह। टॉप डाउन देख लिया। टॉप डाउन देखने के बाद मैंने देखा कि यार इसके अंदर सबसे ज्यादा पुश किस सेक्टर को, लेट्स से इट इज फार्मासी, देन आई वुड सजेस्ट कि यार इसके अंदर देन यू नीड टू हैव 25-30% ऑफ योर पोर्टफोलियो। अगर ये आपको पैसे बना के देता है 15 से 30% के बीच में, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, अगर 15 से 30% बना के देता है, दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू।
सेकंड नंबर पे आता है कि यार अगर मैं यहाँ पे गलत हुआ तो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे नीचे चीजें क्या है, तो हमेशा मेरे पोर्टफोलियो के अंदर रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी एक वो होना चाहिए, वो होना चाहिए जहां पे आपको 12% 10% की यील्ड मिलती चाहिए, ताकि आपको प्रोटेक्शन मिलती जाए, आपकी कैरिंग कॉस्ट निकलती जाए। और फिर आपने देखा कि यार मैंने फार्मा ले लिया, मैंने 20% सीमेंट ले लिया, मैंने देख लिया। अब फिर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर होता है लॉन्ग ग्रोथ स्टॉक। अभी आपको सिस्टम बुरा लग रहा है ना, वो इसलिए आपको बुरा लग रहा है क्योंकि चला नहीं, लेकिन जब भी चलेगा ना तो बहुत सारी चीजों को लोग पीछे छोड़ देंगे। मैं आपको ये रेकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आपको सिस्टम लेना चाहिए। मुझे ऐसे स्टॉक्स बहुत पसंद जो अभी नहीं चल रहे हैं, जिनको लोग इग्नोर करके बैठ चुके हैं, बट मुझे पता है कि जब इनका साइकिल चेंज होगा, जब इनका स्ट्रक्चर चेंज होगा या इनके अंदर ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी, तो इन कंपनीज को लोग 20-20 25-25 से कम का पी मल्टीपल नहीं देंगे। सो दैट इज हाउ आई मेक द पोर्टफोलियो। इसमें हो सकता है कि मेरे पास 6 सेक्टर्स हो सकता है कि मेरे पास 4 हो सकता है मेरे पास 8 हो, बट वन थिंग फॉर श्योर, जो स्टोरी चल रही है उसका कंपोनेंट सबसे बड़ा होगा, 50-60% का में भी। जो स्टोरी बेस सपोर्ट करने के लिए 20% होगा, बाकी 20% जो बीच का रह जाता है ना, वो लॉन्ग ग्रोथ स्टॉक होंगे, जिसका ताल्लुक इस साइकिल से नहीं है, बट मुझे पता है कि यार वो फॉर एग्जांपल इस्लामिक बैंक मीजान है, मुझे पता है कि यार ये एसेट अगर इंडिया में लिस्टेड होता, बांग्लादेश में लिस्टेड जहां वैल्यूएशन अच्छी मिलती है, अमेरिका में लिस्टेड होता, तो इस वैल्यूएशन का नहीं, तो पाकिस्तान में भी नहीं होना चाहिए यार। हाँ साइकिल ऊपर नीचे है, बट अच्छे एसेट है यार। ऐसे 2 या 3 अच्छे एसेट्स जरूर मेरे पास होते हैं जिनको प्रोबेबली मैं देखता नहीं। फुरकान भाई, आई स्वेयर इतना दिल कर रहा है ना आपसे क्वेश्चंस पूछता जाऊं, लेकिन मैं देख रहा हूं 43 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं। और कम्युनिटी पे कॉल करने का मकसद यही है कि जो मेंबर्स हैं, जो हमारे रिटेल फेलो इन्वेस्टर्स हैं, उनको मौका दिया जाए कि वो आके एक्सपर्ट से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके। हसीब एजाज, आप प्लीज़ वन बाय वन करके अपने सारे क्वेश्चंस पूछिए, अनम्यूट कर लें और उसके बाद पहले क्वेश्चन से शुरू करें। मैं पहला जो क्वेश्चन है वो ये पूछना चाह रहा था कि अभी जो ईरान इसराइल के हवाले से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ है ईरान और इसराइल का, इसकी वजह से क्या हमें ये नहीं लगता कि सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हुई है, हो चुकी है, और ऑयल रिफाइनरीज भी डिस्ट्रॉय हुई हैं और कहीं पर गैस फील्ड्स या ऑयल फील्ड्स भी डिस्ट्रॉय हुई हैं, आग लगी है उनमें। और आ, अब मैं जो आगे ईरान या इसराइल स्टेप्स लेता है, या खास तौर पर ईरान वो जो हरमूज वाले जो पॉइंट है उसको ब्लॉक करने के लिए, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा इसमें। मैं अभी सिर्फ करंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिस्ट्रॉयड हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ कि उसकी वजह से हमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑलरेडी देखने को नहीं मिलेगा ऑयल प्राइसेस के अंदर और गैस में भी, जिसकी वजह से SNGP और SSG और या फिर ENP सेक्टर के अंदर हमें जो है वो मूवमेंट दिखाई दे। SNGC SSGC, देखिए मेरी बात सुनो, इट्स गुड दैट यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट थिंग्स, दिस इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर थिंकिंग हसीब भाई। बट हसीब भाई, SNGP SSGC ना, अब हम थोड़े से पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं, ठीक है, अब हम वो यूट्यूब की बात नहीं कर रहे जो कि यूट्यूब पे होती है और बहुत सारे, हम बात क्या कर रहे हैं, SNGP और SSGC का अर्निंग मॉडल क्या है। SSGC और SNGP का अर्निंग मॉडल यह है कि गवर्नमेंट ने एक कंपनी को हायर किया है, बोला है कि भाई हमारे बिहाफ पे ये अवाम को गैस पहुंचाओ, इसमें इंडस्ट्रीज भी हैं, इसके अंदर अवाम भी है, इसके अंदर सब कुछ है, और आप जितना भी एसेट लगाओगे ना उसके ऊपर मैं आपको 23%, 24%, 25%, 18%, 16% रिटर्न। आई हैव अ फीलिंग कि यार इसको डायरेक्टली ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सेकंड लेयर था, ऑयल प्राइस बढ़ गई तो, यार ऑयल प्राइस बढ़ गई, अच्छा गवर्नमेंट ने ये भी इनको कहा है कि अगर हम आपको अलाउ करते हैं कि यार, क्योंकि हम समझते हैं कि यार जब यहां से वहां गैस जा रही है ना, तो कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ होगी, पूरी चोरी भी हो सकती है, नॉन बिलिंग भी हो सकती है, पाइप भी फट सकती है, जाया भी हो सकता है, एक्चुअल लॉसेस भी हो सकते हैं और अनएक्चुअल लॉसेस भी हो सकते हैं। तो हम आपको अलाउ करते हैं कि यार आप 10% से ऊपर लॉस नहीं ले सकते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 10% से ऊपर लॉस नहीं ले सकते और आपने कहा यार एवरेज गैस की प्राइस होगी 1000 रुपए, 1000 रुपए पर किलो की गैस प्राइस होगी, मोटा मोटा हिसाब करें, तो अगर ये अच्छा, अब अगर ऑयल प्राइस 2000 हो जाए, ठीक है, लॉस उनका 10 ही रहता, लॉस उनका लेट्स से वो लॉस कर रहे थे 13%, गवर्नमेंट ने को 10% अलाउ किया। पहले वो 3 किलो लॉस करते थे, 3000 रुपए का लॉस होता था, अभी भी वो 3 किलो ही लॉस कर रहे हैं, बट गैस की प्राइस डबल हो गई या ऑयल की प्राइस डबल हो गई, तो उनका नुकसान बढ़ेगा या घटेगा? उनका नुकसान बढ़ जाएगा। यू अंडरस्टैंड? सो इट्स गुड दैट यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट, बट इससे मुझे कोई बहुत ज्यादा इंटरकनेक्शन नहीं नजर आता। अभी जो गैस की जो स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि इनको जो नया रिटर्न ऑन एसेट मिला है ना, वेटेड एवरेज
वैट के फॉर्मूले के ऊपर, दैट इज वेरी गुड। तो लोगों को लग रहा है एसएनजीपी और एसएनजीसी की अर्निंग्स बहुत अच्छी है, वर्किंग के मुताबिक जो उनकी अर्निंग्स आई हैं उससे काफी बेहतर आ सकती है। सो दैट इज द स्टोरी इन एसएनजीपी एंड एसएनजीसी। इससे ईरान का ताल्लुक, अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ गई, पाकिस्तान के अंदर एलएनजी महंगा आया, एलएनजी सिस्टम के अंदर गया, जो लॉसेस हो रहे थे उसके ऊपर उनको यूएफजी के एक्स्ट्रा लॉसेस हुए, इनके प्राइस डबल हो गई, एग्जांपल के तौर पे डबल तो नहीं होती है, तो उनका लॉस बढ़ जाए। दैट दीज आर टू डिफरेंट। जहां तक आपने बात की, अच्छा एक और बात मैं बता दूं, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी नहीं पता है कि ईरान का कितना स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय, ठीक है, नोबडी हैज, मुझे लगता है कि नोबडी हैज एनी क्लू कि कितनी फील्ड्स डिस्ट्रॉय हुई हैं, कितना रखा हुआ तेल डिस्ट्रॉय हुआ है, और कितना आगे जाके और हो सकता है, ठीक है। बट मैं आपको ऑयल की डायनेमिक्स अभी ये समझाता हूं। ईरान इजराइल के होने से पहले ऑयल प्राइसेस वर कमिंग डाउन। व्हाई वर दे कमिंग डाउन? बिकॉज दुनिया को ये लग रहा था कि ऑयल की डिमांड विल स्टे लोअर, बिकॉज इंटरेस्ट रेट क्योंकि पूरी दुनिया में ऊपर चले गए और इकोनॉमिक एक्टिविटी विल बी लेस वर्सेस 2 years ago, तो ऑयल की डिमांड नीचे। जब ऑयल की डिमांड नीचे आ जाएगी और सप्लाई क्योंकि खड़ी है, यूएस का शेल गैस भी प्रोड्यूस कर रहा है, ओपेक वाले भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, या आपस में थोड़ा बहुत तनाजे भी हो रहा था, ओपेक ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई थी, कुछ शेल की फील्ड्स बंद हुई थी, तो ऑयल वाज इन अ डिक्लाइनिंग सिनेरियो। आई थिंक $60 का भी हो गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, $60 का भी हो गया, बट एकदम से ये हुआ, एकदम से प्रीमियम लग गया इसके ऊपर। सो मुझे अभी नहीं आइडिया है कि हम कहां जाके पहुंचे। इसीलिए अगर आप अभी सेक्टर स्विचिंग करने का सोचेंगे कि मैं सीमेंट बेच के, एग्जाम्पल ना एक्सट्रीम चल रहे हैं, मैं सीमेंट बेच के ऑयल ले लेता हूं, मुझे नहीं आइडिया है ऑयल प्राइस कितने टाइम तक ऊपर, क्योंकि अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर नहीं रही तो जो इंक्रीमेंटल नफा हम ऑयल के अंदर देख रहे थे वो तो नहीं रहेगा। इसलिए दोनों चीजें बहुत डिफरेंट हैं। पाकिस्तान थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी जी, थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो है वो आप देख रहे हैं ट्रैक्टर्स के हवाले से जो सेल्स हैं वो बॉटम हो चुकी हुई हैं और लोएस्ट सेल्स तकरीबन हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और जो हमने एक्सपीरियंस भी किए सेल्स वो सीएम पंजाब के ट्रैक्टर प्रोग्राम की सब्सिडी की वजह से हमने किए हैं, और हमने उसके अंदर एक हिसाब से बूम एंड बस्ट साइकिल इस तरह से देखा कि जो प्राइसेस हैं वो जब जिन जिन क्वार्टर्स में सेल बहुत तेज़ी से हुई है और सब्सिडी की वजह से और उसके लॉन्च की वजह से उस प्रोग्राम की बहुत तेज़ी रही, उसके बाद नीचे चली गई हैं। तो अब पिछली बार 9,000 हुई थी, इस दफ़ा 20,000 जो ट्रैक्टर्स हैं ना वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एलोकेट होंगे। तो क्या हम इसी तरह से शॉर्ट टर्म के अंदर 6, 7, 8 माह के अंदर सेम बूम बस्ट साइकिल जिस तरह से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, और वो भी डबल अर्निंग के साथ, क्योंकि ऑलमोस्ट डबल एलोकेशन है। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बट मैं फिर वन सेकेंड यार, थोड़ा सा मैं जो है ना टीचर हूँ, इसलिए सॉरी हसीब भाई, माफ कीजिएगा अगर मैं लंबे जवाब दे रहा हूँ तो। वो माफ इसलिए कीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा टीचर हूँ ना, तो मैं हमेशा पीछे से शुरू करता हूँ, बैकग्राउंड लेके आता हूँ। हसीब भाई, एग्रीकल्चर की जो डिमांड होती है ना, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, उसकी डिमांड निकल के आती है जब एग्री इनकम होती है, ठीक है। जब एग्री इनकम नहीं होती ना, तब गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी पड़ती है, वरना गवर्नमेंट को सब्सिडीज देने की कोई जरूरत नहीं है। हम किसी की भीख के मोहताज नहीं होते। हम कहते हैं ठीक है भाई, हमको हमारा क्रॉप अच्छी आई है, हमें पैसा बना है, तो हम खरीदेंगे, हम नया ट्रैक्टर खरीदेंगे। अगर हमारे पे अभी क्रॉप में पैसे बचे नहीं है लोगों को और काफी नुकसान हुआ है, तो याद हो जो पूरा वीट का सागा हो, ठीक है। बट हाँ, अगर ये लोग 20,000 का ये लॉन्च कर देते हैं, एग्जीक्यूशन हो जाती है, तो ऑफ कोर्स बिकेंगे यार, फिर तो बिल्कुल बिकेंगे, और इसमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम आपको बनता हुआ नजर आ सकता है। बट वंस अगेन इट हैज बिकम अ वेरी सिक्लिकल सेक्टर, क्योंकि अगर डिमांड एक बार दे दिया ना इन्होंने सब्सिडी, उसके बाद अगली बार लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि फिर सब्सिडी आएगी। अगर सब्सिडी नहीं आएगी तो ट्रैक्टर वैक्टर नहीं बिकेंगे। तो इसेंशियली इट हैज बिकम अ वेरी वेरी सिक्लिकल सेक्टर, मोर लाइक गाड़ियां then a tractor, what it should be. So I think you have the spot on insight on this sector. बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया, मैं तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि देखें फुरकान भाई, सर मतलब कि अब हमारे पास जो है ना इस फुरकान सेक्टर भाई के ठीक है। फुरकान भाई तो इसके अंदर ना सेक्टर में पीस काफ़ी हाई हैं, इसका मतलब क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि हाई पीस पे खरीदेंगे और हाई पीस पर बेचेंगे? एग्जैक्टली जी 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 जी। पहले 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 मैं समझाता हूँ पी हाई क्यों होता है। सोचें, मतलब इसेंशियली हो क्या रहा है, दिमाग से मतलब किसी और के दिमाग पे घुसने की कोशिश करें तो आपको समझ आ जाएगा कि वो आपके साथ करने की क्या कोशिश कर रहा है। जो सेलर है ना, ये बता रहा है कि अगर तुम्हें ये चाहिए मिलर ट्रैक्टर, तो इस वक्त लेट्स से अगर 15 का पी मल्टीपल है तो तुम 15 का पी मल्टीपल दो। क्यों दो? क्योंकि जब 20,000 ट्रैक्टर बिकेंगे ना, तो ये 15 का पी मल्टीपल नहीं रहेगा, ये पी मल्टीपल ये 4 का हो जाएगा।
या 5 का हो जाएगा, यानी आज अर्निंग्स नहीं है इसलिए पीई मल्टीपल ऊपर है। तो आई डिसएग्री कि यार मैं 15 के पीई मल्टीपल पे खरीद रहा हूं व्हेन दी अर्निंग्स इज 100 रुपए, ठीक है, 1500 रुपए की मैं एक चीज खरीद रहा हूं, 100 रुपए की अर्निंग है, 15 का पीई मल्टीपल है, मतलब 1500 रुपए की मैं चीज। लेकिन जब एक बार ये ट्रिगर आके खत्म हो गया और हमें पता है कि ये सेल्स इसीलिए हो रही है क्योंकि ये सब्सिडी है, सब्सिडी का अमाउंट खत्म, वापस सेल नीचे आ जाएंगी, तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि आज से 3 महीने या 4 महीने बाद 400 रुपए की अर्निंग हो जाती है, 200 रुपए की अर्निंग हो जाती है, तो कोई आपसे 3000 रुपए का ट्रैक्टर लेके जा रहा हो। नो, ऑलवेज थिंक यार नॉर्मलाइज्ड पी मल्टीपल फॉर अ सेक्टर क्या होगा। अगर लेट्स से मिलेट ट्रैक्टर का नॉर्मलाइज्ड पी मल्टीपल एवरेज उठा के देखा, हमने देखा 7 का पी मल्टीपल, ठीक है, अभी मैं 15 का ले, यानी कि क्या मेरी अर्निंग्स डबल हो रही है या डबल से ज्यादा हो रही है? अगर 100 रुपए की एक्सपेक्टेशन थी, 300 हो रही है अर्निंग, तो आप बोलेंगे बेटा मैं 15 पे भी लूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये जब अर्निंग ये मल्टीपल पे 15 से 7 नहीं होगा, 7 से 3.5 हो जाएगा, मैं 7 के पी मल्टीपल पे एवरेज वैल्यूएशन। सो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज वैल्यूएशन। बट अगर किसी चीज में ट्रिगर होता है और पी मल्टीपल्स ऊपर है ना, तो याद रखिए पहले इंडस्ट्री समझेंगे हम, जो आपने पहला सवाल मुझसे पूछा था कि सर इसकी तो डिमांड यूं ही रहेगी, यस यूं रहेगी, तो ये आपको भी पता है, तो आप उसका 15 का पी मल्टीपल देंगे आज से 6 महीने आगे, जब अर्निंग स्टॉप पे खड़ी होंगी, आपको पता है कि अगले क्वार्टर में अर्निंग नीचे आने वाली है, तो आप 15 का पी मल्टीपल किसी को देंगे? नहीं देंगे ना। सो बी वेरी कॉशियस इन दैट थिंग। बहुत शुक्रिया सर, मतलब आप दोबारा हमें फिर दोबारा जो है वो कोशिश कीजिएगा कि आप टाइम निकाल सकें, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन। थैंक यू हसीब। फुरकान भाई, मेरा तल्लक जिम्मेदार फैमिली से है, तो अगर आप मुझे पूछूं तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी बाइंग जो पावर है ना वो बहुत ही रिड्यूस हो चुकी है। अभी भी ऐसे जिम्मेदार हैं जिनको पिछले साल की गंदम वगैरह की जो काश्त की थी, उन्होंने फसलें बेची थी, उनके पैसे नहीं मिले, तो दैट्स वाई आई थिंक फर्टिलाइजर भी स्ट्रगल करेगा और ये ट्रैक्टर वो वगैरह कर रहा भी है, इसीलिए बिल्कुल शायद सही कर कह रहे रहे हैं हैं किशोर भाई। स्ट्रगल। हाँ, नहीं फर्टिलाइजर की तो स्ट्रगल शुरू हो चुकी है, पानी का भी नया मसला खड़ा है हमारा, नए क्रॉप्स का मसला है, तो आई थिंक एग्रीकल्चर इज, इसीलिए आई वाज अ लिटिल सरप्राइज व्हेन गवर्नमेंट ने जब इतनी ग्रोथ रखी थी ना इसकी एग्रीकल्चर के अंदर, तो आई वाज अ लिटिल सरप्राइज कि यार मे बी लो बेस, मे बी लाइव स्टॉक की वजह से उनको लग रहा है, पर लाइव स्टॉक के खाने के लिए तो यही खाने चीजें होती है ना, अगर वो शॉर्ट होंगी तो फिर लाइव स्टॉक की ग्रोथ, आई डोंट नो, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन एग्रीकल्चर, बट लुक्स लाइक टू बी नंबर्स टू बी ऑन द हायर साइड। बिफोर आई गो टू उस्मान भाई एंड सिराज खोजा, ये एक क्वेश्चन है काफ़ी देर से पूछा है, एनोनिमस मेंबर है। हाउ वुड यू रिकमेंड एलोकेटिंग एन इक्विटी पोर्टफोलियो बिटवीन cyclical stocks, high ROIC growth stocks and dividend stocks? Any rough percentage split you would suggest for medium to long term investing? सर बेहतरीन सवाल आपने पूछा है, वैसे जो भी एनोनिमस, सर आपको एनोनिमस नहीं करना चाहिए था, आपको अपने नाम से पूछना चाहिए था, ये बहुत अच्छा सवाल है। आई वुड सजेस्ट के, देखिए अच्छा एक मिनट, आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वरना आपकी एलोकेशन आपके हिसाब से हो। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो इस वक्त ग्रोथ प्लस सिक्लिकल्स कैन बी 85% ऑफ योर पोर्टफोलियो, ठीक है, इन द नॉर्मल सिनेरियो, ठीक है, आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, आप नए नए स्टॉक मार्केट में आए हैं, प्लीज ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं चाहता हूं कि आप जो भी है ना वो अगले साइकिल में मेरे साथ, ठीक है, सो प्लीज ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा। आई वुड सजेस्ट इन एवरेज परसेंटेज के हिसाब से यू शुड हैव, जिसमें फार्मा भी मैं शामिल करूंगा ROIC हाई ROIC स्टॉक वाले में, तो आई थिंक यू शुड हैव 50 इश 55 इश 60%, बाकी फिर आप डिविडेंड को देख लें या कोई सॉलिड स्टॉक देख लें, तो इस तरह से आई थिंक सिक्लिकल्स प्लस अच्छा, आपने सवाल एक मिनट में फिर रिपीट कर, आप सिक्लिकल कितना होना चाहिए, हाई ग्रोथ कितना होना चाहिए और डिविडेंड कितना होना चाहिए, ये सवाल था ना। सिक्लिकल अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो 40%, उसके बाद हाई ग्रोथ अगेन 40%, 20% आपके पास ये डिविडेंड वाले हो गए। अगर आप मीडियम रिस्क लेते हैं तो 30 में भी, और अगर आप कम रिस्क लेते हैं तो 45% आपके पास डिविडेंड वाले स्टॉक्स होने चाहिए, जरूरी नहीं है फर्टिलाइजर, ठीक है, और भी बहुत सारे डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं, बट यू हैव टू बी वेरी चूजी एंड वेरी सिलेक्टिव। बट वंस अगेन, Furkan Punjani can survive on 3 stocks. Maybe there is a person out there who is in a company and he can only buy 1 stock. उसकी इनकम भी वहीं से आ रही होगी और उसने ESOP भी उसको वहीं से मिला होगा और उसने मार्केट में भी वही स्टॉक खरीदा। He can do that. You can't. I can't. अगर मैं 5 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाता हूं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आपका 5 स्टॉक का पोर्टफोलियो मैं आपको गारंटी करता हूं बनेगा, लेकिन सेकंड तेजी के अंदर या थर्ड तेजी के अंदर, थर्ड साइकिल का, जब आप इतने पक्के हो गए,
बट यहां से वहां तक की जर्नी में आपको पैसे बचा, अगर आप पैसे नहीं बचाएंगे, और पैसे कब बचाएंगे जब आप बैलेंस पोर्टफोलियो लेके सिराज प्लीज गो अहेड। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि बेसिकली मैं आपको बताऊं अपने बारे में कि मैं एसआईपी करता हूं, ठीक है, और 2 साल से मैं कंटिन्यू रिलीजियसली एसआईपी कर रहा हूं और जो डिविडेंड होते हैं उसको भी री इन्वेस्ट करता हूं। लेकिन मुझे जो चैलेंज फेस कर रहा हूं वो ये है कि एक तरफ तो मुझे वो स्टॉक्स नज़र आते हैं, कॉलगेट हो गया, हाई नून हो गया, इस ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हाई पीई पर हैं, और दूसरी तरफ जो हैं वो बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो 3 से 4 पीई पर हैं। तो इसमें मुझे बैलेंस करने में प्रॉब्लम होता है, तो क्या इसके लिए सजेस्ट मतलब करेंगे आपको आप? दिल होता है सिराज भाई, आपको दिल होता है कि आप लो पी वाले स्टॉक्स ले लें, हाई पी वाले नहीं खरीदें, राइट? हाँ, बैलेंस किस तरीके से करूं, कितना परसेंट मेरे पास जो है वो बैंकिंग स्टॉक्स वगैरह होना चाहिए जिसमें 3 से 4 का पी है अभी भी, या इंश्योरेंस के अंदर 2 से 3 का पी है अभी भी, आप देख रहे हैं मिल रहे हैं, और फिर ये इतना डिविडेंड देते हैं कि उसको अगर हम दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी जो है वो एक सर्टेन टाइम के अंदर अच्छा ग्रो हो जाता है जी जी डिविडेंड जी वगैरह जी। के साथ, अगेन री अगेन इन्वेस्ट सिराज करते भाई, जाएं तो। अगेन सिराज भाई, सॉरी सिराज भाई, राइट? जी अगेन सिराज भाई, मैं अगर आपकी जगह पे होता और मुझे एक स्टॉक मिल रहा होता 4 के पी मल्टीपल पे जिसकी 13% की यील्ड होती, और एक स्टॉक मिल रहा होता जिसकी यील्ड होती 0 और 15 का पीई मल्टीपल होता, मैं पीई को तो बिल्कुल इग्नोर कर देता। मैं कहता अगर वो 15% से ग्रो कर रहा है बड़ा वाला स्टॉक, या 30% से ग्रो कर रहा है कोलगेट टाइप का स्टॉक, और मुझे बैंक्स ग्रो कर रहे हैं 15% पे, और मैं तो 50-50 दोनों को लेके बैठ जाता, बिकॉज पता है मेरी 7.5% की डिविडेंड यील्ड हो जाती, मैं तो ये आधा आधा करके बैठ जाता। सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट एंड सेट रूल नहीं है कि कितना परसेंट का होना चाहिए, बट ये जरूर रूल है कि आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि जो 3 का पी मल्टीपल है 15 हो जाए, ये नहीं सोचना है। और कभी हमने ये भी नहीं सोचना है कि 15 का पी मल्टीपल 3 हो जाए। आप समझ रहे हैं? अगर एक कंपनी, खैर ये फिर एक लंबा पूरा लेक्चर हो जाएगा, एक कंपनी को पी मल्टीपल पता है कब ज्यादा लगता है? जब 3 चीजें ट्रू होती, रेवेन्यू ग्रोथ इज फास्ट, ऑपरेटिंग मार्जिन आर हाई, एंड री इन्वेस्टमेंट इज लेस। याद रखिएगा, मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया था, अभी कल ही शेयर किया, ये दामोदरन के रूल्स हैं। अगर किसी कंपनी के अंदर ये तीनों चीजें हैं ना, इसका पी मल्टीपल ज्यादा ही। क्यों है ये? उस पर हम रीजंस पे काम करते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ क्यों ज्यादा है, ब्रांड है, अच्छा प्रोडक्ट है, व्हाटएवर। हम देखते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन क्यों ज्यादा है, कई लोकल प्रोक्योर करके एक्सपोर्ट कर देता है, लोकल प्रोक्योर करके प्रोटेक्शन करके बेचता है। री इन्वेस्टमेंट ब्रांड की वजह से यूजुअली नहीं करता। ये तीनों चीजें ट्रू होती है ना, तो इसका पी मल्टीपल जिंदगी भर ज्यादा रहेगा जब तक ये तीनों चीजें ट्रू। ठीक है, बाकी सेक्टर अगर हम सीमेंट को बैंक को उठा के देखें, 50% उस पर टैक्स लगता है, सबसे पहली मुंह आती है उसके ऊपर है। सारा का सारा गवर्नमेंट का डेट इस वक्त बैंकों की किताब के अंदर है। इसका मतलब ये कि खुदा न खास्ता साइकिल खराब होती है, कुछ चीजें होती है, और फिर पुरानी वाली सिचुएशन में जाके पहुंचते हैं कि यार जहाँ पे अब हेयर कटिंग होने, जहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि आपने उधार ले लिया, जितना कमानी, जिस तरह पावर के साथ हुआ ना, जितना कमाना था कमा लिया, अब हम आपको नहीं दे सकते। बैंक्स के साथ थोड़ा मुश्किल है, बट हो सकता है, वी नेवर नो, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं, पैसे क्या करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो इसीलिए लोग कहते हैं 3-4 का पी मल्टीपल इनफ। बैंक इज अ पीआईबी इंस्ट्रूमेंट जो कि 14% 13% जो भी चलता है उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट जो भी होगा उससे 2% ऊपर की आपको यील्ड देगी। सो किस तरह डिवाइड करना चाहिए ना सिराज भाई, वंस अगेन इट बॉइल्स डाउन टू व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न आर यू लुकिंग। मैं उसको पता है कैसे डिवाइड करूंगा, इंडेक्स का वेट लूंगा। इंडेक्स में बैंक का वेट है 15%। मुझे लगता है कि यार मेरे और मैं ग्लास तो ले नहीं रहा हूं, मैं 5 ही सेक्टर ले रहा हूं, तो मैं उसको 1.5 से या 2 से मल्टीप्लाई करके उसका वेट लेके बैठूं। दिस इज वेरी ब्रॉडली स्पीकिंग। सिराज भाई अगर कोई और सवाल है तो मुझसे पूछ लें, ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से, अगर आपको लगता है मैंने आंसर नहीं दिया तो आंसर दे सकूं। नहीं नहीं, आपका आंसर बहुत सही है, ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। जी उस्मान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फुरकान भाई, मैंने आपकी वीडियो देखी थी ऑयल एंड सेक्टर के ऊपर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर, ठीक है। मैंने उससे बहुत से मोटे मोटे फंडामेंटल के जो पॉइंट्स हैं वो निकाल के उसको समराइज कर लिया, ठीक है। मतलब लेट्स से कि लोकल गैस प्रोडक्शन है या ऑयल प्रोडक्शन है, उसकी कितनी इंपोर्ट है, क्या कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं आप? ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर आपने एक बनाई थी एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस के ऊपर। अच्छा, तो ओके, मैंने मजीद कुछ सोर्सेज से भी कुछ इन्फॉर्मेशन ली और उसको कलेक्ट कर दिया। अब मेरा ये सवाल है, मैं फंडामेंटल्स का मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और मुझे अकाउंटिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं, मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। ठीक है, जो कि आपके स्कूल ऑफ थॉट से काफ़ी खिलाफ है, लाइक
बट नहीं नहीं नहीं, मेरे खिलाफ नहीं है भाई, नहीं कोई खिलाफ नहीं है भाई, जिसको जहां पैसे बनते हैं, जिसको जिसमें कंफर्टेबल है वो करना चाहिए। बस मैं सिर्फ ये जी कहता हूं कि टेक्निकल वाले को ना मंदी में या नुकसान हो रहा हो तो फंडामेंटल इन्वेस्टर नहीं बन जाना चाहिए, और फंडामेंटल इन्वेस्टर को तेजी के अंदर टेक्निकल एनालिस्ट नहीं बन जाना चाहिए। मतलब इस ठीक तरह है, से मैं इस तरह से वो करता हूँ। जी जी। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब इस नॉलेज को यूज करते हुए, अब मुझे पता है कि तल ब्लॉक में इतनी प्रोडक्शन है या वट जो भी है, तो क्या मैं कंपनी की वैल्यूएशन कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ इन सारी इंफॉर्मेशन को, तो उसका क्या प्रोसेस है, या मैं सिर्फ इसकी बेसिस पे स्टोरी को समझ सकता हूँ? तो काइंडली ये मुझे स्टोरी को समझ सकते ठीक है, मतलब मैं हैं, स्टोरी को वैल्यूएशन नहीं कर समझ सकते सकता। ठीक है, हैं, नहीं कर अच्छा। सकते। आपको कोई भी, मैं नहीं, मेरी नहीं, किसी की भी वीडियो अगर आपको सेक्टर पे यूट्यूब पे मिल रही है ना, सिर्फ ये समझ जाए कि वो आपको सेक्टर समझा रहा है, वो आपको वैल्यूएशन करना नहीं सीखा। क्योंकि जब स्टॉक पे आप पहुंचते हैं ना, उसकी वैल्यूएशन के 6 सवाल होते हैं जो आप कंपनी से पूछते हैं। तुम क्या करती हो, कब तक करती रहोगी, कितना मार्जिन कमाते हो, कितना री इन्वेस्टमेंट करोगे, वगैरह वगैरह। उससे एक नंबर निकलता है, पीएनएल बनता है। पीएनएल बनने के बाद फिर आप उसको वैल्यूएशन करते हैं। सो दिस इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, अच्छा, मैं जब ऑनलाइन देखता हूँ वैल्यूएशन के डिफरेंट लाइक दिए हुए हैं, ग्राहम्स वैल्यूएशन इन ऑल, तो मैं लाइक डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डिफरेंट वैल्यूज भी होंगे, ओजीडीसी की से मैं सर्च करूंगा। तो क्या आप कोई सजेस्ट करते हैं कोई प्लेटफॉर्म या कोई ऐसी वैल्यूएशन के जो मैं देखूं, मोटी मोटी मुझे स्टोरी के बाद समझ आए कि हाँ ये नंबर कुछ हो सकता है, या ऐसा कुछ नहीं है अरे आपके पास कोई? रिसर्च रिपोर्ट्स है ना, किसको। ठीक है, एक मिनट, आपके तवस्सुल से एक बात कर लूं उस्मान भाई, मैं यहाँ पे, जी जी, प्लीज। हम जितने भी कोर्सेस कर लें, ये बात याद रखिएगा कि एक आम पाकिस्तानी को वैल्यूएशन पे पहुंचने में जो डिफिकल्टीज होंगी ना, वो बहुत ज्यादा। ठीक है, दिस इज वाई दी कॉन्सेप्ट, मेरे दिमाग में बहुत फर्क है। आप सेक्टर समझ सकते हैं, ठीक है, आप सेक्टर पे अपना कंफर्ट ले सकते हैं। यार ऑयल प्राइसेस के अंदर ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फॉलो करनी है। ठीक है, मैंने इन 3 चीजों को फॉलो कर लिया, आई कैन बी कंफर्टेबल विद ऑयल सेक्टर, डजंट मैटर व्हाट द मार्केट इज। नंबर 1। नंबर 2, वैल्यूएशन आपको खुद करने की कोई जरूरत नहीं, फ्री में आपको रिसर्च एनालिस्ट वैल्यूएशन करके दे, तो क्या जरूरत है वैल्यूएशन की। आपको सिर्फ ये देखना है कि रिसर्च एनालिस्ट ने आपकी सेक्टर स्टोरी के ऊपर कोई भंडा तो नहीं मारा हुआ है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आप मंदी में उठा के देखेंगे ना, रिसर्च एनालिस्ट के सारे स्टॉक्स बाय होंगे। आप तेजी उठा के देखेंगे ना, रिसर्च एनालिस्ट के सारे स्टॉक्स बाय होंगे। अब आपको यहां पे डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी। उनकी टारगेट प्राइसेस इन लाइन होती हैं तेजी के अंदर, और ऊपर जा रही होती हैं, और जिस तरह से ट्रिगर्स आ रहे होते हैं वो चेंज होती जा रही होती हैं। बट लेट्स से आपने ओजीडीसी पीपीएल ले लिया, आपको पता है ओजीडीसी पीपीएल का मसला ये है कि तल वल को तो सब छोड़ो, जो कमाते हैं वो मिलता नहीं। समझ में आ गया। अब कमा रहे हैं वो मिल रहा है, कमा रहे हैं वो मिल रहा है। देखने का क्या तरीका है भाई, इस तरह से मैं देखूंगा कि आप पेबल्स कितने घट रहे हैं और उनके पास रिसीवेबल कितना है, इनको दोनों का डिफरेंस माइनस करके देख, नजर आ गया। अब आपको नजर आ रहा है कि यार ये जो वाकई में ओजीडीसी के अगर 300 रुपए की कोई रिसर्च एनालिस्ट वैल्यूएशन दे रहा है ना, हो जाएगी, क्योंकि अब इसको कैश मिल रहा है। आपको नजर आता है कि नहीं मिल रहा है, भाई ये तो कैश मिल ही नहीं रहा है, किसी रिसर्च एनालिस्ट ने लिख दिया कि कैश मिलना फिर बंद हो गया, तो भाई रिसर्च एनालिस्ट 1000 रुपए की वैल्यूएशन लिख दे, उसको नहीं मिली। समझ रहे हैं आप, यू कैन सेल इट। सो मैं लोगों को एक आम रिटेल इन्वेस्टर के समझाता हूं, सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग देने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वैल्यूएशन जब कोई बंदा फ्री में करके दे रहा है तो वही ले लेगा, क्या जरूरत है अपनी मेहनत करने। और वंस अगेन, आपकी चांसेस ऑफ गलत होना इज मच हायर देन देम। उनका पूरा दिन सुबह 9:15 से उनके बॉस उनकी ऐसी की तैसी कर रहे होते हैं कि इसको वैल्यू करो, उसको वैल्यू करो, इसको वैल्यू करो, इसको वैल्यू करो, और वो फिर 6 बजे रिपोर्ट निकाल, तो उसकी वैल्यूएशन आपसे बेहतर ही होगी एनी गिवन डे। सो परफेक्ट। अच्छा, मैं कोई 3-4 की वैल्यूएशन निकालूं, उनका एवरेज कर लूं, सॉर्ट इट विल वर्क, राइट? हाँ हाँ, और कोई फर्क भी नहीं होगा। आप उस्मान भाई करके देखिएगा, और यहाँ पे आप खाउन के आप आके लिखिएगा खिजर भाई के, उसमें आपको नजर आएगा अच्छा, कि ओजीडीसी कोई कह रहा होगा 250, कोई कह रहा होगा 240, कोई कह रहा होगा 270, सब में ठीक है, 40% की अपसाइड होगी एग्जाम्पल के तौर। ठीक है। फुरकान भाई, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं माशाल्लाह। अच्छा, आपने एक वीडियो में मेंशन किया हुआ है कि क्वार्टर अर्निंग एक्सपेक्टेशन और नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेशन स्टॉक की, मतलब आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये जो ठीक है, पुराने चीज़ें तो हम नंबर से देख रहे हैं, बट ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं इनके बारे में थोड़ा सा काइंडली गाइड कर दें कि किस तरह से इसका अगर आइडिया। आप पाकिस्तान के आम रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप वही 8-10 स्टॉक में इन्वेस्टेड रहेंगे। उन 8-10 स्टॉक के अंदर रिसर्च एनालिस्ट दबा के कवरेज कर रहे होते हैं। आज मैं एक रिसर्च एनालिस्ट की रिपोर्ट पढ़ा था जिसके अंदर कंपनीज अंडर कवरेज इज 27। So they have a fair understanding of 27 companies. Now let me give you a process. आपने टेक्सटाइल सेक्टर को समझ, ठीक है, आपको समझ में आ गया इसमें 3 चीजें, ठीक है, आपको बजट में मिला कि उसमें से 3 चीजों में से 2 तो इनके फेवर में थी, एक खराब हो गई, वो बजट में ठीक हो गई। अब आपको पता है कि भाई अर्निंग ऊपर जानी ही जाए, ठीक है।
सो आप मोटा मोटा अंदाजा ही लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर की जो अर्निंग थी ना, इस ईयर की अर्निंग उससे बेहतर हो। अब आपको किसी भी टेक्सटाइल की रिपोर्ट मिल गई, लेट्स से आप एक बहुत छोटी कंपनी गदून टेक्सटाइल फॉलो कर रहे हैं जिसपे कोई नहीं लिखता, ठीक है, लेकिन आपको गुल अहमद मिल जाता है, या फिर आप बिजनेस खोल के देख लेते हैं कि मोटा मोटा बिजनेस धागे का है, निशात चुनिया मिल जाता है, धागे का है इतना % है। अब आपको नजर आ गया कि निशात चुनिया में एनालिस्ट को लग रहा है ना कि पैसे बनेंगे, तो गदून में भी। दिस इज हाउ यू डू इट व्हेन यू वांट टू रीच टू द कंपनी। बट अगर आप टॉप 20, 10, 15 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं, वन सेकंड, ब्रोकर्स हर क्वार्टर की एस्टिमेशन, आप अभी हम लोग इन्वेस्टेड होंगे सीमेंट के अंदर, 6 ब्रोकर लिखते हैं क्वार्टर से पहले सीमेंट के रिजल्ट्स का रिव्यू। मैं लिटरली बता रहा हूं, कुछ कुछ तो पॉइंट्स के बाद भी सेम होते हैं, इतना जरा भी फर्क नहीं होता, तो या फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? जस्ट एक्सप्लेनिंग। थैंक यू सो मच फुरकान भाई। थैंक यू। फुरकान भाई, बिफोर आई गो टू हसीब भाई, ये मैं न्यूज़ देख रहा था, ट्रंप साहब तो जो कुछ उसने इलेक्शन जीतने के लिए कहा था उसके उल्ट ही कर रहे हैं। अभी धमकियां लगा रहे हैं ईरान को कि अनकंडीशनल सरेंडर करो, तो उसके इन ट्वीट से यूएस मार्केट भी गिर गई है हमारी। अच्छा, मैंने फॉलो नहीं किया अभी, आज अभी तो आपके साथ बैठा हुआ। हाँ, चीजें तो नीचे आई हैं। हसीब भाई, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम असीफ भाई। कैसे हैं फुरकान भाई? बिल्कुल ठीक, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फुरकान भाई, एक सवाल तो ये है सेक्टर से रिलेटेड इन जनरल कि मतलब ये मार्केट तो काफ़ी चल रही है, दूसरे तीसरा लेग बन रहा है, तो अगर कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो भी आपको लगता है जिनमें पोटेंशियल है, मतलब जो चल गए तो चल गए, जो नहीं चले उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें से एक टेक्सटाइल में एग्जांपल दे देते हैं, टेक की दे देते हैं, तो इन दोनों के अलावा या कोई ऐसी चीज़ है जिनको मतलब रिटेल इन्वेस्टर फोकस करें नेक्स्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म के बेसिस पे? नहीं यार, ऐसा मेरे पास कोई ऐसे हिडन स्टॉक्स नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, या हिडन सेक्टर्स नहीं है जिसको। और फिर मैं कभी कभी ना ऑनेस्टली हसीब भाई, मैं क्या सोचता हूँ पता है, कि क्या फुरकान को अल्लाह ने इतना बड़ा दिमाग दे दिया है कि यार मार्केट में 100 लोग एक तरफ हैं जो कि रोज हंट कर रहे हैं स्टॉक को, और फुरकान को कोई एक ऐसी चीज निकल के आ जाएगी। हमारा पर्सपेक्टिव ऑन अ स्टॉक कैन बी डिफरेंट, ठीक है। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल फार्मा अच्छा लगता है और मार्केट में भी चल नहीं रहा है, इट डजेंट मैटर। मुझे लगता है अर्निंग अच्छी आएगी, मार्केट गलत है, मार्केट ठीक हो जाएगी। मुझे लगता है जो अच्छे बड़े स्टॉक्स है ना, जिनमें आपको एक लेग मिल गया है, हो सकता है कि तीसरा लेग भी उसी में मिले, दूसरे लेग में शायद कुछ और चीज चल जाए, तीसरा लेग भी उसी में मिले। सो मैं आई डोंट हंट फॉर टू मेनी स्टॉक्स, आई जस्ट हंट फॉर द थिंग्स कि यार अगर मुझे लगता है कि एक चीज की टारगेट प्राइस है, लेट्स से 1000 रुपए का वो चल रहा है, मुझे लगता है उसकी टारगेट प्राइस 2000 रुपए, तो आई वुड इवन थिंक ऑफ गोइंग इनटू सम अदर स्टॉक्स, आई वुड नॉट, मे बी आई वुड नॉट। बट वंस अगेन अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, बहुत सारे करेक्शंस के अंदर आपको चीजें मिल जाती हैं, मार्केट शेयर्स चेंज हो जाते हैं, नंबर्स अच्छे आ जाते हैं, बुरे आ जाते हैं, किसी ने गाड़ी लॉन्च कर दी, टेम्परेरी तौर पे आपको तेजी मिल गई। बट जो सेक्टर्स नहीं चले हैं, मे बी टेक्सटाइल उसमें से एक है, और आपने बिल्कुल सही समझा, टेक उसमें से एक है, लेकिन टेक में भी एक ही कंपनी रह जाती है, क्योंकि बाकी लोगों का तो बिजनेस मुझे को बहुत ज्यादा समझ आया नहीं है, मतलब कि मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा हूँ। उनको आता होगा जो कर रहे हैं, जो चला रहे हैं उनको आता होगा, मुझे नहीं समझ। तो आई थिंक लेकिन टेक भी शायद प्रॉब्ली सिस्टम उस वक्त तक ना चले जब तक रुपया डिप्रिशिएट ना हो। बट अगर डॉलराइज रेवेन्यू ग्रोथ इनकी आ जाती है तो दे विल स्टार्ट टू रन अगेन, बिकॉज वंस अगेन शायद इनके लिए तीनों चीजें ट्रू हैं जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पायरामिड बताई थी। सो मेरे हिसाब से यार कोई ऐसी चीज है नहीं, याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट जो छुपी हुई हो मुश्किल है यार। नहीं यार, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली आप कह रहे हैं जिसमें इन्वेस्टेड है बस उसी में इन्वेस्टेड रहे। जिसमें इन्वेस्टेड है, अगर आपको टारगेट प्राइस में अच्छी जगह दिखती है, देखिए एक इन्वेस्टर सेल कब करता है, एक अच्छा बंदा जो पूरे साइकिल को प्ले कर रहा है ना, वो सेल कब करता है, उसको नजर आता है कि यार मैं 2 फार्मा लेके बैठा, ठीक है, एक में 40% की अपसाइड है, एक में 90% की अपसाइड। देयर इज अ हाई चांस यू शुड सेल द 40% की अपसाइड वाला एंड बाय द 90% की अपसाइड वाला। आप समझ रहे हैं मैं क्यों ये कह रहा हूं? क्योंकि फार्मा ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, जैसे मैं दिमाग में सोच चुका हूं कि ये अच्छा सेक्टर है, लेट्स से मैंने सोच लिया है, जैसे मैंने सीमेंट के बारे में सोच लिया, जैसे मैंने स्टील के बारे में सोच लिया, दैट इज हाउ आई विल प्ले। यार मैंने सेक्टर की एलोकेशन निकाली, अब आई कैन प्ले, ठीक है। लेट्स से मुझे सारे फार्मा फेल ही वैल्यू, लेकिन मुझे लगता है कि यार इस पूरी स्टोरी के अंदर रुपया डिप्रिसिएशन ना होने की स्टोरी के अंदर स्टील कैन मेक मनी। इफ स्टील कैन मेक मनी तो आई विल सेल सम फार्मा एंड कम टू सेक्टर। बट वो जो हिडन सेक्टर होता है ना, वो निकालना यार, इस ओके 3 लेग हो चुकी हैं, आपने खुद ने बताया, मतलब पहले 10 लोग मार्केट में काम करते थे, अब 100 लोग मार्केट में काम करते हैं, और हर बंदा अपनी अपनी स्टोरी निकाल। और असीफ भाई एक चीज का खास ख्याल रखिए, जब बाजार में बहुत तेजी होती है ना, ऐसी ऐसी एबनॉक्शियस स्टोरीज आती है ना, और एबनॉक्शियस स्टोरीज के अंदर आईपीओस भी हो जाते हैं, और आईपीओस के अंदर वैल्यूएशन भी मिल जाती है।
तो इसलिए मैं कहता हूँ यार ये सही है, कम खा लेंगे, मार्केट अगर 50 दे रही है तो हम 60-70 पे खुश हैं, 100% की जरूरत नहीं है अनलेस एंड अदरवाइज हमें वो बहुत अच्छी चीज। बट वंस अगेन आई होप कि आपकी आईज ओपन है एंड इफ यू व्हेन यू सी एन अपॉर्चुनिटी यू जस्ट ग्रैब इट। अच्छा, एक फॉलोअप क्वेश्चन ऐसे से रिलेटेड है टेक्सटाइल से। मतलब वैसे तो मैंने कुछ सुना नहीं है, मगर मे भी आप कंफर्म कर देंगे कि टेक्सटाइल पे कोई इस बजट में कोई चीज ऐसी अनाउंस हुई है जो उसके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव हो? नहीं, तो इसमें बजट के अंदर वो हुआ है ना कि पहले यार्न के ऊपर जो इंपोर्टेड यार्न था उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं था, लेकिन अगर आप लोकल यार्न बेचते थे तो उसके ऊपर जीएसटी था। तो इस बार इंपोर्टेड पे भी जीएसटी था, तो मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है। इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि इंपोर्टेड लेने से आपको एकदम से बेनिफिट मिलता था किसी भी टेक्सटाइल ओनर को, तो अब वो बेनिफिट बराबर हो गया है, तब अब कोई नहीं है, उस पर भी 18% है, उस पर भी 18% है। तो अगर स्विच ओवर हो गया था कि यार इंपोर्ट कर लेते ना, ज्यादा सस्ता पड़ता है, तो इंपोर्ट करने में आप बराबर हो गया दोनों। मतलब इफ समबडी इज एफिशिएंट इनफ कैन compete with the international yarn धागा players, then they will have a good earnings जो उनका माल नहीं बिक रहा था essentially। ठीक है। और एक SNGP या सुई कंपनीज पे फॉलोअप क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, जो आपने वैक वगैरह की बात की है, मगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं अपनी वैक की अंडरस्टैंडिंग में जो कैपेसिटी चार्जेस वगैरह लगेंगे, मतलब कैपेसिटी जो हमारे क्या कहते हैं, जो वो सेक्टर्स है जो कैपेसिटी पेमेंट, कैपेसिटी नहीं कह रहा मैं, क्या नंबर है इसका, ये जो हमारे ऑफ ग्रिड जाएंगे कंपनीज, तो उसकी वजह से जो अच्छे कस्टमर्स हैं वो SNGP से मूव हाँ हो हाँ जाएंगे, हाँ ग्रिड हाँ पे आ हाँ हाँ, जाएंगे। नहीं 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 तो नहीं उसको नहीं 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 नहीं, उसका उसका क्योंकि नंबर का एनालिसिस नहीं है कि वो कितना बड़ा नंबर होगा और वो कितना ज्यादा आके हिट करेगा, इसके बारे में अंदाजा नहीं। ठीक है, ऑफ ग्रिड में लेट्स से गवर्नमेंट कहती है कि आप 300 MMCFD फील्ड का 10% आप बेच सकते हैं या 5% आप बेच सकते हैं, तो क्या बिकता है कितना बिकता है उसका नंबर इसके अंदर नहीं। दैट्स अ रिस्क नंबर वन। रिस्क एक और ये भी है कि SNGP और SSGC की पॉलिसी के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर वैक किसी साल 2% से ज्यादा ऊपर या नीचे हो जाता है तो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाएगी वैक की। ठीक है, मतलब वैक नीचे आ जाए अगले साल के अंदर ऑगरा का खुद ही ऑटोमेटिक। तो इस साल का वैक क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो बहुत नीचे आ गया ना, तो अगले साल का वैक इस मच मच लोअर ही होगा। तो अगर वो लोअर होगा तो जो भी लोगों को इस साल की अर्निंग लग रही है शायद अगले साल इतनी ना। ठीक है, सो ये दोनों रिस्क हैं इसके अंदर। बट हमें ये देखना है कि अगले साल की अर्निंग्स 25 की जो अर्निंग्स नहीं 26 की अर्निंग 27 की अर्निंग्स में ये वैक का इंपैक्ट आता है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। क्या वो अर्निंग अगर किसी की, मैं क्योंकि अर्निंग्स कोट नहीं करना चाह रहा, 100 रुपए की अगर किसी की अर्निंग्स है, अगर वो 60 रुपए हो रही है अर्निंग्स अगले साल पे, तो क्या मैं 80 के एवरेज मल्टीपल पे उसको देखूंगा, मैं उसके डिविडेंड पे उसको देखूंगा, या मैं उसको इस साल की जो 100 अर्निंग्स है उस पर देखूंगा। वंस अगेन दिस इज अ वैल्यूएशन क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ सेक्टर क्वेश्चन। अच्छा, इसी से बस एक और आखिरी सवाल पूछता हूँ फिर, और क्वेश्चन जितने पूछना वो पूछ लें। आपको क्या लगता है ये चीज़ मार्केट ने ऑलरेडी मतलब प्राइस इन कर ली है या आइडेंटिफाई कर ली है, या अभी मार्केट वैल्यूएशन इस चीज़ को क्वेश्चन, फॉलो नहीं कर रहा? जी, वैल्यूएशन क्वेश्चन जिसको असीम भाई, वंस अगेन इट्स अ वैल्यूएशन क्वेश्चन। आई थिंक सो के हो सकता है कुछ लोग कह रहे हो सीइंग इज बिलीविंग, हो सकता है कुछ लोग कह रहे हो कि ये जो रिस्क है ना कि ऑफ ग्रिड जो लोग जा रहे हैं, जो डायरेक्ट गैस फील्ड से ले सकते हैं, जो थर्ड पार्टी गैस सप्लाई है, उसकी वजह से इनको 3 साल आगे जाके इतना नुकसान हो जाएगा, तो वी आर नॉट एंटरिंग। बट व्हेन दे स्टार्ट टू सी द अर्निंग्स क्वार्टर की, अगर किसी कंपनी की 25 रुपए की अर्निंग है और 6.5-7 रुपए की अर्निंग नजर आ जाती है किसी को, तो बोलता है यार ये तो बहुत अच्छा हो गया है, तो लेना चाहिए। सो जब तेजी होती है ना हसीब भाई, तो फिर ये वैल्यूएशन बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इंसैनिटी की तरफ चीजें चली जाती है। लोग कहते हैं कि भाई इस साल की अर्निंग लो और इस पर 10 का पी मल्टीपल लगाओ। मैं आपको एक एग्जांपल देता, जब लास्ट टाइम SNGP और SSGC में तेजी हुई थी ना, तो लोगों ने अमेरिकन रेल रोड से SNGP और SSGC को कंपेयर करना शुरू, समझ रहे हैं मतलब वैल्यूएशन कुछ 10 का पी मल्टीपल भी लग सकता है, ये भी हो सकता है। सो ये एज एंड व्हेन बेसिस के ऊपर क्वार्टरली अर्निंग्स आती जाएंगी। अगर आपको लगता है कि वैल्यूएशन में भी 30% की जगह है, 40% की जगह है, यू शुड हैव इट, कोई भी स्टॉक यू शुड हैव इट। जब वो 40% ऊपर पहुंच जाए देन रीअसेस कि आके मार्केट पागल तो नहीं हो रही है तो आधे बेच दें, क्वार्टर बेच दिया आपने, 30% बेच दिए, एंड देन यू जस्ट केप्ट ऑन इट, केप्ट एट इट, थोड़ा थोड़ा ऊपर बेचते चले गए, ताकि ऐसा भी नहीं कि आपने सारा माल बेच दिया है और ऐसा भी नहीं कि सारा हाथ में रह गया और खुदा ना खास्ता उल्टे हुए तो सबको। अच्छा, एक बट आखिरी वंस अगेन सवाल। एक मिनट में बता दूं, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। ठीक है, मैं आपको ना स्टॉक लेने का बोल रहा हूँ ना स्टॉक बेचने का, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ सेक्टर। अच्छा, एक डिविडेंड वालों के लिए है कि ये जो DCR है, मतलब काफ़ी ऊपर चला गया, मतलब अगर मैं बॉटम से चेक करूँ तो 3x हो चुका है, 10 से तकरीबन 30 के करीब आ चुका है, और अभी जो इसकी डिविडेंड यील्ड है
YT बेसिस पे तकरीबन 6 के करीब है। तो ये मतलब आपको ठीक लगता है वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? यार मैंने ना इसके ऊपर डिटेल वर्किंग नहीं की है बिकॉज दे आर ट्राइंग टू शेयर प्रॉफिट्स फ्रॉम द शॉप ओनर्स। उसका इम्पैक्ट कितना आता है ना उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। बट गिवन द फैक्ट कि अगर सिर्फ रेंटल मॉडल होता जैसे हमेशा से चलता आ रहा है वैसा ही रहता तो यार कोई क्यों 6% की डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक लेंगे? मतलब इट्स इनसेन, अनबिलीवेबल। आप 6% की डिविडेंड वाला स्टॉक कब लेते हो पता है? जिसमें आपको अगले साल लगता है 20-25% की अर्निंग ग्रोथ हो जाएगी, डिविडेंड यील्ड 6% इंटू 1.2 8%, और अगले साल का इंटरेस्ट रेट अगर 7 होने वाला है तो उससे बेहतर ही। बट मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को या तो अंडरस्टैंडिंग है या तो ये समझ आ गया है, जो भी बायर है इसके अंदर, कि प्रॉफिट शेयरिंग से जो भी इनका जो नया मॉडल बन रहा है उससे इनको कितनी इंक्रीमेंटल अर्निंग्स आएंगी और कितना डिविडेंड बढ़ जाएगा। मुझे लगता है पीपल आर ट्राइंग टू बिल्ड दैट बिकॉज एक रीट के मॉडल में 6% की डिविडेंड यील्ड होना थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, क्योंकि मैं कभी अपने लिए नहीं खरीदता अगर दैट इज द ओनली थिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन। डिविडेंड यील्ड डीसीआर के अंदर द ओनली थिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन इज डिविडेंड यील्ड, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ये 60 अरब रुपए का एसेट को 80 अरब रुपए में ले जाएगा आपसे। इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन होती तो 20 अरब रुपए में ये आईपीओ नहीं आया होता। ये वो लोग मालिक स्पॉन्सर संभाल के रखते और किसी को 80 अरब में भेज देते। उनको मार्केट में लाने की जरूरत ही इसलिए थी बिकॉज देयर इज इतनी बड़ी डील्स होती नहीं है पाकिस्तान के अंदर के मॉल चलते चलते आप ले। सो आई हैव अ फीलिंग कि यार अगर मैं ले रहा होता तो ये सोच के लेता कि यार 6% आ रही है तो प्रोबेबली मेरे को बेहतर स्टॉक से बेसिकली आप कह रहे हैं मार्केट कोई चीज ऑलरेडी प्राइसिंग कर रही है, मतलब कुछ है जो मुझे नहीं पता है, कुछ है जो मुझे नहीं पता है। या तो मार्केट इज कंप्लीटली रॉन्ग एंड मार्केट या तो मार्केट इज कंप्लीटली रॉन्ग एंड मार्केट इज सेइंग के या तो मार्केट इज सेइंग कि भाईजान ये कुछ गड़बड़ बड़ी हो, अर्निंग बहुत तेजी से ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन मुझे ठीक है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। फुरकान भाई, बड़ी देर से साकिब भाई ने क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने कुछ इनकम फंड शेयर किए हुए हैं और वो पूछ रहे हैं कि आपका क्या व्यू है, कौन से बेटर है इनकम फंड्स? सर इनकम फंड कौन से बेहतर हैं मुझे उन्होंने तो जो इसका कोई खास स्क्रीनशॉट शेयर किया ना उसमें इस्लामिक इनकम फंड है, डीसीएफ इनकम फंड है, पाकिस्तान इनकम फंड, पाकिस्तान सोवरन फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लान, डेली डिविडेंड फंड। आई डोंट नो इसका कौन सा है एसेट सर मैनेजमेंट मैं इसके कंपनी। नहीं हसीब भाई, मैं सॉरी क्या नाम है, खिजर भाई, मैं इसके बारे आगे में कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। ये खिजर भाई मैं आपको कह रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू जी यू, जी कि जी मैं इस जी पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता कि आपको क्या लेना चाहिए सर। क्या नहीं लेना चाहिए। इट्स टोटली अप टू यू। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि इस बार जो टैक्स लगा है ना बजट के अंदर, उसमें अगर आप किसी फंड से डिविडेंड अचीव करते हैं ना, डिविडेंड निकालते हैं ना, तो आपको टैक्स लगेगा 25%। लेकिन अगर आप वाह, कैपिटल गेन्स कर लेते हैं तो 15%। ठीक है, तो देयर इज अनॉमली दैट हैज हैपेंड कि अगर आप डिविडेंड से एक दिन पहले भेज देते हैं तो यू विल बी सेविंग सम टैक्स। सो वंस अगेन आप अपने म्यूचुअल फंड वाले से एक बार इसको रिकंफर्म कर लीजिएगा, दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। बट अबाउट द फंड कि आपको कौन सा लेना चाहिए मुझे नहीं पता है, बट मैं जनरल आपको बता देता हूं, मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो डाली हुई है कि जनरली इनकम फंड के अंदर अच्छा रिटर्न उस वक्त बनता है जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है। अगर आपको लगता है ये 11 से और नीचे जा रहे हैं 6-7% पे, तो हर इनकम फंड के अंदर आपको कैपिटल गेन्स मिलेगा। आपको सिर्फ इनकम फंड के अंदर जाके ये देखना है कि उनकी जो मेच्योरिटी का पीरियड है ना, उनका वेटेड एवरेज मेच्योरिटी पीरियड ऑफ अ बॉन्ड कितना है, उस फंड का कितना है। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा गेन मिलेगा। दिस इज हाउ आई वुड लुक एट इट। अच्छा, लास्ट 2 हाँ क्वेश्चन है, दोनों जो हैं अगर मैं उनको स्पॉटलाइट करूं तो वो बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में ही हैं, इंटरलूप के बारे में है। और एक सलमान यूसुफ साहब का क्वेश्चन है, हाउ इज टेक्सटाइल एंड आईटी सेक्टर इन दिस बजट, डू वी हैव पॉजिटिव ट्रिगर्स इन टेक्सटाइल, इज टेक्सटाइल सेक्टर वर्थ टू गेट एंट्री नाउ? सो आपने टेक्सटाइल के बारे में बात की और बजट का अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था खिजर साहब की, अली खिजर साहब की। सो वो भी कह रहे थे नॉन इवेंट ही था ये बजट। सो आप इन दोनों क्वेश्चंस को कैसे आंसर करेंगे? टेक्सटाइल के अंदर एक ही चेंज हुआ है, मैंने आपको बताया, जो कि यार्न वालों के लिए जो कि माल नहीं बेच पा रहे थे, अब उनके ऊपर जो जीएसटी लगा हुआ था और वो अब इंपोर्टेड वाले पे नहीं था तो अब इंपोर्टेड वाले पे भी लग गया, तो दिस इज ऑल अ नॉर्मल थिंग। इसके अलावा कुछ नहीं है सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और आईटी सेक्टर के अंदर भी मैं वंस अगेन आईटी सेक्टर के बारे में एग्जैक्टली इस सवाल का मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। आई थिंक टेक्सटाइल सेक्टर इज मोर ऑफ अ वैल्यूएशन गेम देन अ सेक्टर चेंज प्ले। सेक्टर चेंज प्ले क्या होता है कि कोई एक ऐसी चीज हुई है जिससे अर्निंग्स बहुत तेजी से बढ़ जाए या अर्निंग्स बहुत तेजी से ऊपर चली जाएगी। आई डोंट सी दैट हैपनिंग इन द बजट, इट लुक्स लाइक टू बी अ नॉन इवेंट। बट वैल्यूएशन प्ले हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगे कि टेक्सटाइल इज ट्रेडिंग, कुछ टेक्सटाइल कंपनीज आर ट्रेडिंग एट 3-3, 2-2, 4-4 के पी मल्टीपल।
Interloop on the other end, I think is on a higher P multiple, but Interloop में people are expecting के जब ये जो दोनों plants हैं उसमें पैसे बनेंगे, apparel का और denim के सही से पैसे बनना शुरू हो जाएंगे, तब इनके पैसे ज्यादा बनेंगे, और उसके बारे में मुझे कोई खास आइडिया नहीं है कि कब पैसे बनना शुरू हो जाएंगे. जब बनेंगे हमें क्वार्टर में नजर आ जाएगा, and that is when you will see Interloop, I think, doing well. ये जैसे आपने शुरू में सिस्टम के बारे में कहा था, मुझे लगता है इंटरलूप, सिस्टम, मिल्लत, ये सारे उस कैटेगरी में आते हैं कि अभी तो नहीं चल रहे, चले अकोमोलेट कर लेते हैं, इनका भी अच्छा वक्त आएगा. फुरकान भाई, अनस हसन खान का क्वेश्चन है, व्हेन डू यू थिंक दैट FMCG एंड टेक्सटाइल सेक्टर विल रियलाइज देयर वैल्यू? सर ये तो डिपेंड करता है, वैल्यूएशन हो सकता है कि आपकी वैल्यूएशन ही गलत है, हो सकता है आपको लगता है FMCG कोई स्टॉक है जो कि 1000 रुपए का, आपको लगता है 3000 रुपए का होना चाहिए, हो सकता है आपकी वैल्यूएशन गलत हो सकता है कि आपकी वैल्यूएशन ठीक हो, लेकिन किसी को नहीं पता है कि ये कब हो. वो मैं मोनीश पावराय को सुन रहा था, वो बहुत ही फ्रैंक बात करता है, बहुत ही अच्छी बात करता है, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है इतनी फ्रैंक बात करने का, बट वो कहता है आई होप कि मेरी लाइफ टाइम में हो जाए, बिकॉज देयर इज नो गारंटी कि आपने वैल्यूएशन निकाल के बैठे हैं आप और वो ठीक वैल्यूएशन है, आपको कोई गारंटी नहीं है कि उसकी वैल्यू रियलाइजेशन कब. सो रियली आई कैन नॉट आंसर टू दैट, बट यूजुअली पाकिस्तान में ऐसा देखा गया है कि जब मेन सेक्टर्स बहुत ऊपर चले जाते हैं ना वैल्यूएशन, तो लोगों का ध्यान सेकंड और थर्ड टियर सेक्टर्स के अंदर, मे बी दैट टाइम, बट क्या पता सीमेंट 10 के पी मल्टीपल पे बेस्ट वैल्यूएशन होगी या 6 पे इज इनफ, 7 पे इज इनफ, 8 पे इज इनफ, आई हैव नो आइडिया. रियाज साहब का जी, रियाज का क्वेश्चन है अबाउट पेनी स्टॉक. तो फुरकान भाई ने पेनी स्टॉक्स के बारे में ऑलरेडी बात की थी, तो इस डिस्कशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी जैसे ही हम क्लोज करेंगे 1-2 मिनट के बाद, तो प्लीज़ आप रिकॉर्डिंग देख लें अगर लेट ज्वाइन किया है. इसके अलावा कुछ चैट में भी क्वेश्चंस हैं, मेरे ख्याल है वो आपने ऑलरेडी आंसर कर दिए हैं, जैसे फार्मा पे भी आपने ऑलरेडी बात कर दी है. तो फुरकान भाई का क्वेश्चन है हेलियन वर्सेस हाइनून जी, ठीक है, दोनों ले लो. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपने सोचा है मैं 100 रुपए का लेता हूं और नहीं समझ, लेट्स से आपको बिल्कुल फार्मा के बारे में कुछ नहीं पता, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, एक अनब्रांडेड है, इस तरह से मैंने आपको हिंट दे दी है कि आप इस तरह से जाके सोचिएगा. एक जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसके ब्रांड पे बिकता है, एक बंदा डिमांड की गैप्स देखता है, ठीक है. सो अपने हिसाब से इस पर सोच लीजिएगा, बट इसमें आपने जवाब भी लिखा, आई थिंक हेलियन हैव अ गुड ब्रांड सच एज पैनाडोल, बट हाइनून हैव सच एज अल्सोनिक के बारे में, इसको द रीसेंट हाई मस्ट हैव मच हैव अ गुड गवर्नेंस. आई नो ये जो टॉप स्टॉक्स आपने निकाल लिए ना, सबकी गुड गवर्नेंस है, एक ब्रांडेड है, एक अनब्रांडेड है. आप इस तरह सोचो, अगर हाइनून को अपॉर्चुनिटी मिली ना किसी जगह के अंदर जहां पे उसको नजर आएगा कि यार 30% की जगह है, मैं आके ले सकता हूं, वो ले लेगा, ठीक है. अब मैं खैर बहुत मैंने कम्युनिटी में एक्सप्लेन किया है कि यार राइजिक कैसे बना. राइजिक यूज्ड टू बी नॉन प्रोडक्ट, एक इंपोर्ट प्रोडक्ट लोग बनाते थे, इंपोर्ट करके प्रोडक्ट आता था, उसने खत्म करके आज 9 अरब का ब्रांड वो बना, ठीक है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज के अगर नहीं समझना, कंफ्यूजन है, दोनों ले लें. फुरकान भाई इसको क्लोज करते हैं. आखिरी अगर क्वेश्चन की बजाय मैं आपको हैंड ओवर करूं कि कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कोई एडवाइस, कोई सजेशंस देना चाहें आप. मैं सजेस्ट यही करूंगा कि मैंने अपनी एग्जांपल आपको दी थी कि जितनी जितनी साइकिल्स मेरी चेंज होती जा रही हैं, क्योंकि मैं पहली साइकिल में पैसा बचा लेता हूँ, मतलब कि अगर मार्केट 50% घटती है तो मैं शायद थोड़ा जल्दी आउट होता हूँ, बिकॉज साइकिल की समझ है वगैरह वगैरह. तो अगर आप भी ऐसा अपने आप को बचा लेंगे और अच्छे स्टॉक्स में रहेंगे, तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर इस तेजी के अंदर आपके मार्केट ने 100% बचा है, भले आपके 50 बचे, कोई बात नहीं, अच्छे स्टॉक्स में रहेंगे, पैसे बच जाएंगे, अगले वाले में आई गारंटी यू मार्केट या उससे ज्यादा बचेंगे, और थर्ड साइकिल के अंदर आई कैन गारंटी आप मार्केट से बहुत ज्यादा बचाएंगे. क्योंकि इस गेम के अंदर जो रुक गया, वॉरेन बफे क्या कहता है, मैंने 13 साल में इन्वेस्टमेंट करना शुरू की, बट आई एम अफ्रेड, मुझे बुरा लग रहा है इस बात का, दैट आई स्टार्टेड लेट. आप समझ रहे हैं, इसमें गेम इज इन द मनी, ठीक है. अच्छे स्टॉक्स लेके बैठेंगे, आपको नुकसान भी कम होगा, रिटर्न हो सकता है मार्केट से थोड़ा सा ही ज्यादा हो, बहुत ज्यादा नहीं. सो बी वेरी कॉशियस, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ तेजी, कि आप क्या स्टॉक सेलेक्ट करते हैं. फुरकान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम का. थैंक यू विजय भाई. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज एवरीवन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.